Welcome to Selection IAS. This is the Indian economy, Arjuna batch. So we have started a new series to understand the challenges of Indian economy after finishing all the 5 year plans and the history of independent India, economic history of independent India. So now we are understanding what are some of the challenges in front of India in 2024 that we have to deal with. Likewise, we completed yesterday unemployment, right? We analyze different aspects and issues with respect to the unemployment in India, right? We also saw some of the important facts and figures which are quite important for our prelims examination, and also understood some of the issues which are going on in the news with respect to unemployment and which may be important for the mains examination. So today we are going to take another important challenges in front of Indian economy, that is poverty, निर्धनता या गरीबी. ओके, ये टॉपिक यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारी इंडिया ऐसे कंट्रीज में अनफॉर्चुनेटली आता है जहां पे पुअर पॉपुलेशन अभी भी काफी बड़ी है, काफी बड़ी आबादी है जो अभी भी पोवर्टी में, गरीबी में, निर्धनता में गुजर बसर कर रही है. ओके, सो इन सभी नोट्स को अच्छे से आप रिवाइज करें, समझें, बिकॉज एक बार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो फिर आप इस एग्जाम को अच्छे से निकाल पाओगे. और अगर फाउंडेशन ही आपका क्लियर नहीं है तो इस एग्जाम को निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा. ओके, क्योंकि अभी वीकली टेस्ट भी होगा, इसके बाद 1-2 महीने बाद, 3 महीने बाद जब आप और भी सब्जेक्ट्स पढ़ लोगे तब तक आप बहुत सारी चीजें भूल जाओगे. इस वजह से ये जरूरी है कि क्लास के साथ साथ आप रिवीजन करते रहें. ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू with the poverty in India, another important challenge. ओके, सो सबसे पहले हमें ये समझना होगा इसकी बेसिक्स को, राइट, कि आखिर ये पॉवर्टी क्या है. ओके, ये चैलेंज क्यों है ये तो हमें समझ में आता है, इसकी बात भी हम करेंगे, फाइन. बट सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जब आप पॉवर्टी बोलते हो तो उसका मतलब क्या है, राइट. तो पॉवर्टी के अपने अपने डेफिनेशन हो सकते हैं. आई वांट यू टू पार्टिसिपेट, राइट. सो पॉवर्टी बेसिकली एक स्टेट और कंडीशन होती है इन विच अ पर्सन लैक्स द रिसोर्सेस फॉर अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ओके, हम सभी को जीने के लिए एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए, है ना. एक एटलीस्ट एक निम्न स्तर हो, एक स्टैंडर्ड स्तर हो जहां पे हम अपनी लाइफ, जीवन यापन बहुत अच्छे से कर सके, राइट. सो पॉवर्टी वो कंडीशन होती है जिसमें व्यक्ति के पास किसी भी तरीके के संसाधन नहीं है जिससे वो एक स्टैंडर्ड लाइफ को जी सके. अब वो स्टैंडर्ड लाइफ की डेफिनेशन क्या है, तो वो डेफिनेशन अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग मानी जाती है. कुछ जो मानक, कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, राइट, उसकी हम बात करेंगे. फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे जो इंडियन सिस्टम है इसमें पॉवर्टी को माना जाता है फूड, क्लीन वाटर, शेल्टर एंड क्लॉथिंग. आसान शब्दों में कहें तो रोटी, कपड़ा और मकान. अगर किसी व्यक्ति के पास रोटी, कपड़ा और मकान, फूड, वाटर, शेल्टर एंड क्लॉथिंग का एक्सेस नहीं है तब आप उसे एक पुअर बोलोगे, राइट. और यहाँ पे यूएन ने भी अपनी डेफिनेशन दी हुई है जो कि बहुत ही स्टैंडर्ड माना जाता है, इंटरनेशनल लेवल पे इसको फॉलो किया जाता है, तो इसको भी समझना बहुत जरूरी है. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. सो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, राइट, poverty is actually a denial. Please focus on the keyword denial of choices and opportunities. ये एक कंडीशन है जहां पे व्यक्ति के पास चॉइसेस एंड अपॉर्चुनिटीज का डिनाइल है, मतलब उसे अवसर की प्राप्ति नहीं हो पा रही, उसके पास चॉइस ही नहीं है कि क्या करना है, काम करना है या नहीं करना है, खाना है या नहीं खाना है, किस तरह का खाना खाना है. तो इसकी कोई चॉइस है ही नहीं उसके पास, राइट. ये इस लेवल की एक्सट्रीम कंडीशंस होती है और इसे यूएन ने कहा है कि दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, या मानव गरिमा. ये एक बेसिक, जिसे आप आत्मसम्मान बोलते हो, गरिमा बोलते हो, डिग्निटी बोलते हो, गौरव बोलते हो अपना, उसका भी वायलेशन करता है ये. तो एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है जो आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो इसको. वर्ल्ड बैंक, आप जानते हैं वर्ल्ड बैंक दुनिया की सबसे बड़ी बैंक है. जैसे हम सभी के लिए इंडिया में सबसे बड़ी बैंक आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे वर्ल्ड बैंक पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी बैंक है. इसकी अलग से हिस्ट्री हम कवर करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. तो अभी के लिए समझो कि वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक डेफिनेशन दी है और उनके हिसाब से वो थोड़ा-सा इकोनॉमिक टर्म्स में उन्होंने इसकी डेफिनेशन दी है, राइट. इकोनॉमिक टर्म्स का मतलब क्या है कि उन्होंने स्टैंडर्ड बता दिया है कि अगर एक व्यक्ति, राइट, अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट से नीचे नहीं कमा पा रहा है, ओके, तो उसे आप गरीब बोलोगे. तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से $1.9 ये अमाउंट रखी गई है पर डे का, फाइन. 1.9 $1.9. ओके, तो दिस इज द अमाउंट.
अगर आप एक दिन में इतना नहीं कमा पा रहे हो, देन यू आर अ पुअर। वन डे $1.9 का क्या मतलब है? चलो ऑलमोस्ट $2 मान लेते हैं। $1 की कीमत अभी चल रही है 80 रुपये, 80 रुपीज, राइट। और $2 का ऑलमोस्ट 150 रुपये। तो कोई व्यक्ति जो एक दिन का इंडिया में 150 रुपये नहीं कमा पा रहा है पर डे, उसे हम बोलेंगे गरीब या पुअर। गॉट इट? So ये है बेसिक डेफिनेशन बाय द वर्ल्ड बैंक, राइट। डेप्रिवेशन ऑफ वेल बीइंग एंड कंप्राइजेस मैनी डायमेंशंस। ऑफ कोर्स गरीबी में कोई एक डायमेंशन नहीं है, इसमें डिफरेंट डायमेंशंस आते हैं, बहुत सारे आयाम होते हैं, है ना। हेल्थ को लेकर के, करियर को लेकर, घर में फूड को लेकर के, राइट। तो वो सारे आयामों को अभी हम डिस्कस भी करेंगे। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला? डेप्रिवेशन इन वेल बीइंग। डेप्रिवेशन का मतलब वंचित, ओके। वेल बीइंग मतलब अच्छे से रहना, एक स्टैंडर्ड लाइफ जीना, इससे वंचित है जो कम्युनिटी, उसे आप गरीब बोलोगे। यूएन ने क्या बोला कि अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही उनको, और इस वजह से ये मानव डिग्निटी, मानव गरिमा का वायलेशन करता है, उल्लंघन करता है, ओके। ये डेफिनेशन कोई भी आप एक याद रख लो जो आपको सही लगता है, और वही आप अपने एग्जाम में कोट करोगे, बताओगे, राइट। ठीक है। Sir, ये सालिख्या। sir, what is the denial of opportunities and choices, sir? Yeah, denial of opportunities. For example, we come from very luxurious life, okay, because we are having the access to food, access to the kind of resources that you want to consume, okay. If you want to have some good foods, you can have the access, right. If you want to have some tour, you can have that, right. And you have a good houses, right. But those poor people who don't have proper access to shelter or clothing or water, they don't have any such kind of luxury to choose to get the opportunities to live in a good house like you and me, because they cannot afford the rent, okay. They don't have proper uh, access of food also, right. We have the opportunity ki, okay, today I want to eat biryani, or I want to eat fish, or whatever it is, I have that opportunity, I have that choice, right. But for poor people, they don't have any such kind of choice. Whatever they are able to get, they are eating that, no matter this is staple food, okay, or someone has, wasted it, and they have ultimately provided to some other people, okay, which are basically provided to animals. So all the people who are not able to get proper food due to lack of money, right, or due to lack of income, right. So what they do, they eat those things only, okay. For example, the wasted food in our family, what we do basically, right. For example, chapati or the rotis we have, okay, we usually keep it to the streets for the animals, for the cows, okay. But those people, beggars, or all those people who don't have proper access or income, what they do, they eat those chapatis, okay. So this is something like they don't have any choice what to eat, where to live, wherever they get the opportunities, okay. Under the flyover they are living, okay. If you ever visit to places in your city also, in Hyderabad also, you will see, so there is a flyover, all those millennials are traveling to that road, but just under that flyover, many families are surviving, they are living under that flyover, they are using that flyover as their roof over their head, getting it. So it means they don't have any choice, they are simply surviving. Every day they have the question of survival, right. You got it? Yes, sir. Yes, sir. And sir, even near the temples, mosques. Yes, everywhere, okay. Unfortunately, these are the things, okay, that we have to daily work hard, but nobody is caring about them, okay. No politicians are working for them, okay. No people are working for them. Think about you and I, what we are doing for them, okay. So this is something that has to be really dealt in a proper way, and there has to be a multidimensional approach to solve this kind of issues, right. So Yes, this sir. is why we discussed topic called what was that topic in urbanization, okay. I told you, development paradox. So one side we are developing, okay, but on the other side, these are the realities of today's society and today's cities, okay. Slums are there, fine. So next, Yes. in India, as per the census of 2011, 21.9% of Indian population lives below the national poverty line. So what is the poverty line? So we have demarcated a complete poverty line, okay. For example, $1.9, okay.
So all those people who are not able to even earn $1.9 means in Indian rupees 150 rupees, 150 rupees per day. That's the criteria. Okay, on that line you can say that all the people who are earning below this 150 rupees, they are under poverty line. Okay, so 21.9% people are under poverty line. They are not even able to earn this sum of money. Okay, and this is called international poverty line given by World Bank. Yeah, so in 2018 World Bank introduced societal poverty line, SPL. Okay, this is another important thing. Okay, and they talked about, poverty is not a separate topic. Okay, it is part of society, because many times the nature of society keeps a person poor. Okay, for example, all those communities who were depressed, who were exploited, who are from the lower section of society. Okay, so why they are poor? Not due to economic condition, but due to their social status in the society, due to their social status, due to their particular caste. Since they are born in a particular caste, a particular village, they are not having access to the mainstream resources. Okay, so that's why World Bank came up with the idea of societal poverty line also, right? Samajik Nirjanata Rekha. Now, types of poverty. So we have basic two types of poverty. One is absolute poverty, okay, and the second is relative poverty, right? So if the concept of poverty is clear to you, so now the next step would be to identify the kind of poverty in India. Okay. Okay, guys. I was talking about the types of poverty. Okay, so we have two types of poverty. The first one is absolute poverty. So this is a condition where a household income is below a necessary level to maintain the basic living standard. Hi. So basic living standard means, in Indian definition, we have this food, shelter, and housing. So all the people who are not even able to afford food, shelter, and housing, they are part of absolute poverty. Okay, but it doesn't mean all those people who have food or having shelter or having house, okay, they are not poor. They can also be poor. So for those people, we call it a relative poverty. Relative poverty. So what is the absolute poverty? No roti, no kapla, no makan. Got it? Remember this. So here I have provided the table to understand the basic difference between absolute poverty and relative poverty. So what is relative poverty? When household receive 50% less income than average median incomes. Okay. So even all those people who are having access to food, shelter, okay, that is all fine. But if their income is less than 50% of the average income, then they are part of relative poverty. For the example, the average income is 50,000 rupees. Okay, for an example. But you are earning only 25,000 rupees. Then you are also poor, but you are not absolute poor, because you have access to food. You are living in a good home. Maybe rented, doesn't matter. But you are not absolute poor, you are relative poor. And all those people who are not even having this access of food, shelter, and clothing, they are part of absolute poverty. Got it? Right. Now we have this famous economist, Dr. Amartya Sen. Okay, he's a very, very famous person. Why? Because he is from Indian origin. Okay, but basically he was a citizen of Europe, citizen of England. Okay, but his ancestors belong to India, right? So Dr. Amartya Sen got even Nobel Prize in economy for his works in economic. Okay, so Dr. Amartya Sen, and you will find the name of this person in your UPSC syllabus many times, sometimes in society, sometimes in economy, sometimes in ethics. Okay, so remember the name, Dr. Amartya Sen. Yeah. So according to Dr. Amartya Sen, he gave a wonderful idea regarding the poverty estimation. Okay, if you have to get proper estimation about the number of poor community, number of poor people in India, then he gave the idea of capability approach. Okay, he's not supporting the idea of $1.9 or the idea of any other such criteria. Okay, so he actually gave an approach to understand the poverty in a country like India, and that approach is known as capability approach. Now understand what is this capability approach. Okay, it means human capabilities such as literacy, longevity, and access to income. Okay, so they are talking about okay, they are, it's like you are talking about, according to World Bank, you are talking about if you are not earning $1.9 per day, 150 रुपया आप दिन का नहीं कमा पा रहे हो, तब आप पुअर हो.
बट कैपेबिलिटी अप्रोच में एज पर डॉक्टर अमर्त्य सेन आप आइडेंटिफाई करो ना कि आप क्यों नहीं कमा पा रहे हो 1.5 $1.9 एक दिन के क्यों नहीं कमा पा रहे हो। तो हो सकता है कि आपके पास लिटरेसी नहीं है प्रॉपर, राइट, लॉन्गेविटी नहीं है, प्रोडक्टिविटी नहीं है, आपकी हेल्दी लाइफ स्टाइल नहीं है, एक्सेस टू इनकम ही नहीं है आपके पास। तो हमें उसके बेसिक जो ग्रासरूट लेवल पे जो प्रॉब्लम्स है ना, जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना है। एंड इफ यू सॉल्व दोज फंडामेंटल प्रॉब्लम्स देन पॉवर्टी अपने आप खत्म हो जाएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि 150 रुपये हर दिन का कमाना है आपको, लेकिन एक व्यक्ति है जो 150 रुपये नहीं कमा रहा है, वो 120 रुपये कमा रहा है, 120 रुपीज कमा रहा है, या $1 कमा रहे हैं दिन का। तो $1 से $1.5 का सफर कैसे तय करेगा वो? जब उसके पास प्रॉपर लिटरेसी होगी तब ना। लॉन्गेविटी यानी हेल्थ एक्सेस होगा, गवर्नमेंट की तरफ से उसको हेल्थ अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, हेल्थ सपोर्ट मिल रहा है, फाइन, और एक्सेस टू इनकम भी उसको मिल रही है, एक कॉन्टिन्यूअस सपोर्ट मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रही है उसको, तभी वो $1 से $2 तक पहुंच पाएगा, 120 रुपये से 150 रुपये तक पहुंच पाएगा। गॉट इट। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेबिलिटी अप्रोच गिवन बाय डॉक्टर अमर्त्य सेन। रिमेंबर दिस। तो यहाँ पे अलग अलग चीजें यहाँ पे आ रही है आज की क्लास में, तो ये सारी कीवर्ड्स आपको पता होनी चाहिए। दीज आर द बेसिक्स ऑफ सच काइंड ऑफ इशूज, राइट, एंड ये बहुत हर बार रिपीट होंगे। अभी ये शुरुआत हो रही है, आपकी क्लासेस की बिगिनिंग हो रही है, यू विल सी दीज आर द कीवर्ड्स विच आर ऑफन रिपीटेड इन योर सिलेबस, सो प्लीज रिमेंबर दिस। तो सबसे पहले हमने देखा डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी, जनरल डेफिनेशन क्या है, यूएन की डेफिनेशन क्या है, वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन क्या है। फिर हमने देखा इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन क्या है, $1.9 का क्राइटेरिया बाय वर्ल्ड बैंक। सोसाइटल पॉवर्टी लाइन हमने देखा बिकॉज सोसाइटी एक क्रूशियल रोल प्ले करता है लोगों को गरीब रखने में। इकोनॉमिक कंडीशन तो आउटकम होता है, लेकिन उससे पहले सोशल कंडीशन है जो गरीब बना देता है आदमी को, जनरेशनल होती है ना, ये कई कई पीढ़ियों से चली आ रही है, राइट। नेक्स्ट फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी जिसमें नो कपड़ा, नो रोटी, नो मकान, और रिलेटिव पॉवर्टी की आपकी इनकम 50% एवरेज से भी कम है, 50% कम। ओके, एवरेज 50,000 है या 1 लाख रुपीज एवरेज है, तो आपकी इनकम 50,000 से भी कम है, तब आप रिलेटिव पॉवर्टी का पार्ट माने जाओगे, राइट। और इसके बाद डॉक्टर अमर्त्य सेन का हमने कंसेप्ट देखा कैपेबिलिटी अप्रोच। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कैपेबिलिटी अप्रोच हैज बीन सजेस्टेड बाय, तो याद रखना डॉक्टर अमर्त्य सेन, नोबेल लॉरिएट इन इकोनॉमिक्स। वेल व्हाट इज द पॉवर्टी लाइन नाउ, गरीबी रेखा क्या है? जैसे इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन तो मैंने $1.9 बता दिया, बट इफ यू हैव टू डिफाइन दिस टर्म, या if you have to define this term, then poverty line is the conventional approach to measure the poverty is to specify a minimum expenditure or income. Okay, जैसे $1.9 आपका इनकम हमने फिक्स कर दिया कि इससे नीचे कमाते हो तो पॉवर्टी लाइन के अंदर आओगे आप, इसके ऊपर कमाते हो तो पॉवर्टी लाइन के बाहर आओगे आप, राइट। लेकिन ये एक्सपेंडिचर का भी हो सकता है, अगर अर्निंग नहीं देख रहे हो आप तो एक्सपेंडिचर पे भी कर सकते हो कि कोई आदमी खर्च कितना करता है, कितना स्पेंड करता है, राइट। So it required to purchase a basket of goods and services necessary to satisfy basic human needs. तो basic human needs की जरूरतों को पूरा करने के लिए आप कुछ परचेज करते हो, बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर द एग्जांपल अभी मैं आपको बताऊंगा, जैसे 850 रुपए, अगर आप एक व्यक्ति एक महीने में 850 रुपए से ज्यादा खर्च कर पा रहा है तो वो इंडिया में गरीब नहीं माना जाएगा। मंथली एक्सपेंस की बात कर रहा हूं मैं। ओके, 850 रुपीज, 850 रुपए, तो ये एक्सपेंडिचर वाला मेथड रखा है हमने, इसमें इनकम हम नहीं देख रहे। बिकॉज इनकम क्यों नहीं देख रहे, इसके पीछे भी एक रीजन है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि देखो एक घर है, एक फैमिली है, मान के चलो आपकी फैमिली, आपकी फैमिली में 5 लोग हैं। ओके, स्पेंड करने वाले कितने लोग हैं? 4 लोग होंगे। अर्निंग मेंबर कितने हैं? ब्रेड अर्नर कितने? केवल एक आदमी ही, आपके डैड हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं। ओके, गेटिंग इट। सो इस वजह से बाकी जो 4 लोग हैं उनका एस्टिमेशन हो ही नहीं पाता था। तो आपके पास चॉइस है, या तो आप इनकम मेथड अपनाएं या फिर एक्सपेंडिचर मेथड अपनाएं। तो इंडिया में अपनाया गया एक्सपेंडिचर मेथड को। गॉट इट, राइट। तो अभी एग्जैक्ट मैं आपको आइडिया दूंगा कि ये एग्जैक्ट कितना अमाउंट है, क्योंकि ये अमाउंट डिफर करता है रूरल एरिया के लिए और अर्बन एरिया के लिए, दोनों के लिए डिफर करता है। तो ये जो मिनिमम एक्सपेंडिचर हमने रखा है इसको पॉवर्टी लाइन बोलते हैं। अगर आप बोल रहे हो कि 850 रुपए से कम कमाते हो तब आप गरीब हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे? पॉवर्टी लाइन। गॉट इट, या सो वी हैव दिस ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अब गरीबी को नापने के लिए अलग अलग
देशों के पास अलग-अलग क्राइटेरिया है पॉवर्टी को नापने के लिए, मेज़रमेंट करने के लिए। बट एक इंडेक्स है जिसे बोलते हैं ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई। ये ग्लोबल लेवल पे पॉवर्टी का एस्टिमेशन करते हैं, ग्लोबल लेवल पे, राइट? और इसे एक स्टैंडर्ड एस्टिमेशन माना जाता है। सो दिस इज़ व्हाई सभी कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग इंडिया फॉलो करता है एमपीआई को। राइट, एमपीआई इंडिया का डेटा नहीं है, इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन नहीं निकालती है। ये एक फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव विद द हेल्प ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी। यूएन का जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आप जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो उनका एक डेवलपमेंट प्रोग्राम चलता है, उनके साथ में ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, आपने सुना होगा, इसकी एक बॉडी है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो ये दोनों मिलकर वर्ल्ड लेवल पे एमपीआई को लॉन्च करते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को लॉन्च करते हैं। और ये कई बार यूपीएससी प्रीलिम्स में सवाल पूछा गया है, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। आइए समझते हैं इसके बेसिक फंडामेंटल्स पार्ट को कि आखिर एमपीआई में वो क्या देख रहे होते हैं। तो देखो, एमपीआई में उन्होंने क्या किया कि 3 डायमेंशंस बना दिए। टोटल 10 डिफरेंट इंडिकेटर रखा है उन्होंने टू मेजर द पॉवर्टी, ओके। और 10 इंडिकेटर्स को फर्दर 3 डायमेंशंस में ऐड ऑन कर दिया, ओके। फॉर द एग्जांपल, सबसे पहले हमारे पास है, या हियर वी गो, सबसे पहले हमारे पास है हेल्थ, नंबर 1। नंबर 2 में एजुकेशन, आप देखोगे उस हाउसहोल्ड को, उस पर्सन के। नंबर 3 में लिविंग स्टैंडर्ड, उसका जीवन जीने का स्तर कैसा है। अब हेल्थ के अंदर भी हमने कुछ चीजें ऐड ऑन करी हुई है। यस, तो हेल्थ के अंदर कुछ चीजें क्या हैं? सबसे पहले न्यूट्रिशन आप चेक करोगे, न्यूट्रिशन का कितना एक्सेस मिल रहा है उसको, मल्टीविटामिन या फूड कितना मिल पा रहा है उसे। सेकंड, चाइल्ड मोर्टालिटी। चाइल्ड मोर्टालिटी का क्या मतलब है? ओके, लाइक कि पर थाउजेंड पॉपुलेशन पे नंबर ऑफ दो चिल्ड्रन हु डाइड आइदर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी और विद इन 1 मंथ आफ्टर डिलीवरी। ओके, तो इसे बोलते हैं चाइल्ड मोर्टालिटी, शिशु मृत्यु दर हिंदी में। तो ये हमारा पार्ट है हेल्थ का। रिमेंबर दिस, चाइल्ड मोर्टालिटी और न्यूट्रिशन, ये पार्ट है हेल्थ का। सेकंड, अगली बात करते हैं हम एजुकेशन में। एजुकेशन में क्या देख रहे हैं? ईयर ऑफ स्कूलिंग। क्योंकि देखो, ईयर ऑफ स्कूलिंग आपको याद होगा कि सभी लोग हायर एजुकेशन की तरफ नहीं बढ़ पाते। आप खुद अपने बारे में सोचो, जब आप 5th क्लास में थे, प्राइमरी एजुकेशन में थे आप, तो प्राइमरी स्कूल्स में आपके क्लास में अगर 100 बच्चे होंगे, तो क्या 100 के 100 ने सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन लिया? नहीं, पॉवर्टी की वजह से, गरीबी की वजह से अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे बच्चे ने 5th के बाद क्लास ही नहीं लिया। 5th तो बहुत बाद में आ गए हम, नर्सरी में एडमिशन ही नहीं हो पाता है कई लोगों का, राइट? क्योंकि वो इतने पुअर है बेचारे कि उनको एजुकेशन, उनका प्राइमरी फोकस है ही नहीं। गॉट इट? तो आप देखते हो रैक पिकर्स वगैरह शहरों में छोटे-छोटे बच्चे होते हैं 2 साल 3 साल के, राइट? जो बच्चे सीबीएसई से आते हैं, क्लास 12th में आपने इंग्लिश में एक चैप्टर पढ़ा होगा, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, चुराए गए बचपन की कहानियाँ बाय एनिस यंग। एनिस यंग ने 2 स्टोरीज दी थी आपको। एक स्टोरी दिया था सिटी ऑफ फिरोजाबाद का, जो यूपी में, वहाँ पे क्या होता था, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ सो दैट आप समझ सको, इसे रिलेट कर पाओ प्रैक्टिकल लाइफ से। सो फिरोजाबाद यूपी का एक सिटी है जो बैंगल इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है। तो वहाँ पे छोटे-छोटे बच्चे 3 साल, सॉरी 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल बच्चे जो होते हैं, ये वहाँ पे बैंगल इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। बिना किसी प्रोटेक्शन के, बिना किसी सिक्योरिटी के, राइट? और वो बेचारे 17, 18, 19 साल के होते-होते उनकी लाइफ एक तरह से खत्म हो जाती है। क्योंकि बिना सिक्योरिटी, बिना बैकअप के वो लोग काम करते हैं, चंद रुपयों के लिए, फूड के लिए, ओके? और कोई एजुकेशन उनको मिल नहीं पाता है, उन बेचारों की आँखें खराब हो जाती है, राइट? तो वो सर्वाइव कर ही नहीं पाते 20, 25, 30 के बाद। सेकंड, हमने स्टोरेज देखा था दिल्ली की सीमापुरी के इलाके में। इन दिल्ली वी हैव अ प्लेस कॉल्ड सीमापुरी। और ऐसा बोला जाता है कि 1971 के वॉर के बाद, इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, तो बांग्लादेश एक नई कंट्री बनी थी। तो बांग्लादेश से बहुत सारे जो कम्युनिटी है, उन्होंने इलीगल तौर पे माइग्रेशन ले लिया था इंडिया में। तो वो दिल्ली के सीमापुरी जैसे इलाकों में आके बस गए हैं, राइट? दे आर नॉट इंडियन, बट दे आर एक्चुअली माइग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश। तो यहाँ पे उनके पास कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं है, दे डोंट हैव एनी सिटीजनशिप ऑफ दिस इन कंट्री। सो वहाँ जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो, उनके स्कूल का कोई एक्सेस है ही नहीं। तो वो क्या करते हैं, रैग पिकिंग का काम करते हैं दिल्ली और एनसीआर में, राइट? नेशनल कैपिटल टेरिटरी, एनसीटी जो रीजन पड़ता है दिल्ली के आसपास वाले इलाके, जैसे नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, इस तरह के 14 डिफरेंट सिटीज हैं, स्मॉल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इंक्लूडिंग पलवल एंड ऑल, राइट?
सो यहाँ पर आप देखोगे वो रैग पिकिंग का काम करते हैं, छोटे-छोटे बच्चे, राइट? तो ईयर ऑफ स्कूलिंग भी बहुत मेंटेन करता है गरीबी को एस्टिमेट करने में, पॉवर्टी को एस्टिमेट करने में। फिर जिन्होंने 5th क्लास कर लिया, 8th के बाद कई लोगों ने छोड़ दिया, 10th के बाद तो बड़ी आबादी छोड़ देती है पढ़ाई को। 12th के बाद तो और कम हो जाते हैं लोग। 12th के बाद ग्रेजुएशन करने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? तो ये आप देखोगे एक है ना एक नैरो शेप में ये शेप बन रहा है। मतलब बेस में ज़्यादा लोग थे और धीरे-धीरे कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। गॉट इट? तो इसे एक नैरो शेप में एक पिरामिड जैसी कोई स्ट्रक्चर बन रही है इस तरीके की। फाइन। सेकंड क्राइटेरिया एजुकेशन के अंदर रखा है एमपीआई ने स्कूल अटेंडेंस। अच्छा, स्कूल में एडमिशन तो हो गया बट कितने स्टूडेंट्स रेगुलर हैं? गरीबी की वजह से स्टूडेंट्स में नाम तो लिख जाता है उनका लेकिन वो स्कूल कंटिन्यू नहीं कर पाते, क्लास में जा ही नहीं पाते। साल में कितने दिन, वर्ष में कितने दिन वो स्कूल जा रहे हैं बच्चे, ओके? तो ये थे एजुकेशन के अंदर 2 क्राइटेरिया। बाकी की क्राइटेरिया एमपीआई ने रखा है लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर, ठीक है? लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर। तो लिविंग स्टैंडर्ड में हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 क्राइटेरिया टोटल हो गए 10, 10। तो फर्स्ट में कुकिंग फ्यूल, डू यू हैव एक्सेस ऑफ कुकिंग फ्यूल लाइक एलपीजी? और अभी भी आप लकड़ी पे खाना बना रहे हो। गरीब लोग जो होते हैं, पुअर कम्युनिटी होता है, आप देखते हो कैसे क्या करते हैं, बेचारे लकड़ी पर ही खाना बना लेते हैं, ओके? सेकंड इज सैनिटेशन, साफ सफाई, हाइजीन या एक्सेस टू टॉयलेट्स कितना है आपको? भारत सरकार ने, आप जानते हो, स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च किया था। स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन 2014 में, और इसके बाद दोबारा से 2019 में स्वच्छ भारत मिशन 2.0 लॉन्च किया गया और इसके अंदर हमने फ्री में, ओके, टॉयलेट्स बना के दिए पूरे भारतवर्ष के लोगों को, राइट? सो सैनिटेशन का मामला अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? बिकॉज अनफॉर्चुनेटली दे डोंट हैव इवन एक्सेस टू टॉयलेट्स, राइट? सेकंड, ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस है क्या, या सिंपली दे आर कंज्यूमिंग पॉल्यूटेड वाटर? Because in cities like Delhi, we have a river called Yamuna, which is highly polluted, unfortunately, right? So drinking water वो क्या करते हैं कि they don't have any access to drinking water, आरओ का वाटर नहीं लगा सकते, वो नहीं ले सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। तो कोई भी रनिंग वाटर कहीं पे चल रहा हो तो वो सिंपली उसको कंज्यूम कर लेते हैं, राइट? बिकॉज दे डोंट हैव एनी चॉइस, जैसा यूएन ने कहा है, दे डोंट हैव एनी चॉइस बिकॉज दे आर working, they are really fighting every single day for their survival, right? Next, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस है कि नहीं? हाउसिंग, घर है कि नहीं? घर भी कैसा है? टैरापोलिन की छत बनी हुई है, मिट्टी के घर बने हुए, या पक्का हाउसेस हैं, राइट? नेक्स्ट, एसेट्स कितना उनके पास, किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी है क्या, राइट? सो ये सारी चीजें लिविंग स्टैंडर्ड में रखा गया है एमपीआई के। तो ये 10 डायमेंशन से, ये 10 के 10 डायमेंशन आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एक बार यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था कि इसमें से कौन सी डायमेंशन, एक टर्म उन्होंने दिया था जैसे इकोनॉमिक जस्टिस, क्या ये एमपीआई का पार्ट है? तो वो नहीं है, रिमेंबर दिस। तो ये 10 पॉइंट है, ये आपको याद होना चाहिए। एंड इट इज रिलीज्ड बाय दिस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, रिलीज्ड बाय ऑक्सफोर्ड इनिशिएटिव एंड यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी, या Sir, what is this 1 by 6, 1 by 3 and 1 by 18, sir? no, this is simply a number now, okay? मतलब कि they are equally focusing on this thing, okay? Suppose we have this 100%, we have 100% criteria, okay? So out of this 100%, all these three things, health, education and living standard, they are divided equally, okay? So this is for the measurement purpose कि 33%, 33.33%, okay? This criteria will go to health. In health sector, what this particular family is doing, do they have access to nutrition, yes or no? Okay, is there any case of child mortality in the family, yes or no? So 33% weightage is given to health, then again 33.33% given to education, then again 33.33 given to living standard, in which further 6 criteria come, okay? So you don't have to remember this 1 by 8, 1 by 6 or 1 by 3. This is for the measurement purpose. We have to simply know the basic criteria, okay? Like nutrition, child mortality, year of passing, year of schooling, school attendance, right? And so on. Is it clear to you? Yes, sir. Okay.
All right, so MPI assess poverty at the individual level. Remember this. If they will ask you if there will be any statement like this, ki MPI, multidimensional poverty index, assess the poverty at the family level or village level. No, it does at the individual level. Okay. So if a person is deprived in third or more of 10 weighted indicators, then the global MPI identifies them as a MPI poor. Okay. So we have total 10 indicators. So if a person, okay, have 3 or more than 3 indication in their case, then that person will be called MPI poor. Okay. Do you understand? For example, we have a person called, let's say, Mr. X. Okay. So Mr. X did not have access of nutrition in his childhood, number one. There was case of child mortality, number two. And also he was not able to continue his school. So 3. So out of these 10 things, even if you have these 3 things, then you would be called MPI poor. मल्टीडायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स के अनुसार आप भी एक पुअर माने जाओगे. एंड इफ बिलो 3 है, देन आप उससे पुअर नहीं बोलोगे, चलेगा. फॉर एग्जांपल, इन 10 में से सारी बातें नहीं है उनके पास. ओके, केवल 2 चीजें हैं उसके पास, राइट. केवल कुकिंग फ्यूल नहीं है उसके पास, बाकी सब ठीक है. वो स्कूल भी जाता था, न्यूट्रिशन भी मिलता था उसको, लेकिन अभी भी वो लकड़ी से खाना बनाते, बाकी सब ओके है, तो वो गरीब नहीं माना जाएगा. एटलीस्ट 3 क्राइटेरिया में आपको फॉलो करना पड़ेगा टू बी डिक्लेयर्ड एज अ पुअर. नाउ, सो पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया. तो अभी हमने पॉवर्टी एस्टिमेशन एट ग्लोबल लेवल पे देख लिया है कि किस तरीके से की जाती है. इंडिया में क्या होता है, इंडिया में कौन करता है? सो लेट्स अंडरस्टैंड. या, सो इंडिया में द पॉवर्टी एस्टिमेशन इज कैरिड आउट बाय नीति आयोग. ओके, अभी नीति आयोग हमने पढ़ा था, तो जानते हैं आप नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. दिस इज द हाईएस्ट थिंक टैंक बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट ओनली एडवाइजरी इन नेचर. सो ये एस्टिमेट करते हैं इंडिया के पॉवर्टी को. गॉट इट. तो ये नीति आयोग डेटा लेता है. डेटा कहाँ से लेता है? तो डेटा हमारे पास एक और ऑर्गेनाइजेशन है कॉल्ड नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस. शॉर्ट में इसे आप एनएसएसओ भी बोलते हैं. आपने कई बार देखा होगा एनएसएसओ के डेटा के अनुसार, एनएसएसओ के डेटा के अनुसार ये डेटा हुई. सो एनएसएसओ पार्ट है मिनिस्ट्री की. कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने अलग अलग मिनिस्ट्री में डिवाइड किया हुआ अपने कामों को, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. तो उसी तरीके से डेटा और स्टेटिस्टिक्स का काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. शॉर्ट में इसे मॉस्पी बोलते हैं. तो एनएसएसओ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सैंपल कलेक्ट करने का काम करती है, डेटा कलेक्ट करने का काम करती है मॉस्पी के अंदर. उस डेटा को स्टडी करने के बाद नीति आयोग ऑफिशियली आके पब्लिश करता है अबाउट द पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया. गॉट इट. तो इंडिया में पॉवर्टी लाइन किस पे है? इनकम पर और एक्सपेंडिचर पे. अभी मैंने आपको बताया था इट्स ऑन एक्सपेंडिचर, राइट. आप कितना एक्सपेंड करते हो महीने में, इस बेसिस पे हम इंडिया में कैलकुलेट करते हैं पॉवर्टी एस्टिमेशन को, राइट. नेक्स्ट. सो हियर वी हैव हेड काउंट रेशियो. ये आपसे पूछा जाता है कई बार में कि हेड काउंट रेशियो क्या है. तो हेड काउंट रेशियो बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर मैंने आपसे पूछा कि कितने लोग हैं, हाउ मेनी पीपल इन योर कंट्री आर पुअर्स, आपके देश में कितने लोग गरीब हैं, तो सिंपली आप क्या करोगे, जितने भी लोग पॉवर्टी लाइन में आते हैं, पॉवर्टी लाइन का मतलब जो बेसिक क्राइटेरिया हमने दे रखा है कि $1.9 से कम है जिनकी इनकम, आपने सिंपली उनको काउंट करके बता दिया, राइट. आप सॉलिड पॉवर्टी वाली सिचुएशन वाली बात है, तो इसे हेड काउंट रेशियो बोलेंगे. गॉट इट. सो व्हाट इज द हेड काउंट रेशियो? हेड काउंट रेशियो इज नथिंग बट द एस्टिमेशन ऑफ नंबर ऑफ पुअर पीपल फॉलिंग अंडर पॉवर्टी लाइन. पॉवर्टी लाइन के नीचे आने वाले जितने भी लोग हैं, राइट, उनको काउंटिंग करके पॉवर्टी का एस्टिमेशन करना हेड काउंट रेशियो कहलाता है. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए अलग अलग कमेटी बनाई है समय समय पे. सबसे पहले हमारे पास अलग कमेटी थी 1979 में. इसकी डेटा याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ लेटेस्ट डेटा पता होनी चाहिए, ठीक है. इसके बाद लकड़ावाला कमेटी 1993 में. ये कमिटीज के नाम आपको याद होने चाहिए प्लीज. ओके. देन वी हैव तेंदुलकर कमेटी 2009. देन लास्टली वी हैव रंगराजन कमेटी. ओके. सो मिस्टर सी रंगराजन, वो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं. आपने नोटों के ऊपर उनके साइन देखे होंगे, नाम देखे होंगे. तो उन्होंने एक कमेटी को लीड भी किया था जब हम पॉवर्टी एस्टिमेट करने की बात कर रहे थे. तो एनीवे, सो इंडिया में जो लेटेस्ट पॉवर्टी एस्टिमेशन
होना चाहिए था, वो है रंगराजन कमेटी के आधार पर। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली रंगराजन कमेटी अभी तक इम्प्लीमेंट हुआ नहीं। हमारी गवर्नमेंट अभी भी तेंदुलकर कमेटी के डेटा पर ही काम कर रही है। ओके, सो ये दिखाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस में अभी कितने रिफॉर्म्स की जरूरत है। तो रंगराजन कमेटी ने क्या बोला? उन्होंने बोला 2014 में इनकी रिपोर्ट आई थी, 2012 में कमेटी बनाई गई और 2014 में कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी गवर्नमेंट को। तो उन्होंने बोला द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड एज मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। व्हाट इज पर कैपिटा एक्सपेंडिचर? मींस पर इंडिविजुअल, पर पर्सन। ओके, 1407 रुपीज, 1407 रुपये अर्बन एरिया में। अगर कोई व्यक्ति, इफ एनी पर्सन लिविंग इन अर्बन एरिया लाइक दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, समथिंग लाइक दैट, तो वहां पे अगर आपका डेली का मंथली एक्सपेंडिचर 1407 रुपये है, तब आप गरीब नहीं हो। 1400 रुपये खर्च कैसे कर रहे हो? कोई तो इनकम का सोर्स होगा ना। तो हमने ये बेसिक क्राइटेरिया रखा है 1407 रुपये का। अगर आप 1407 रुपये भी नहीं कमा पा रहे हो, ओके, 1407 रुपीज भी नहीं खर्च कर पा रहे हो, ओके, एक्सपेंड नहीं कर पा रहे हो मंथली इतना, तब आप गरीब माने जाओगे। और यही अमाउंट रूरल एरिया में कितना है? 972 रुपीज, 972 रुपये। तो ये रंगराजन कमेटी के आधार पर इसको रखा गया है, इसी को फॉलो किया जाना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक तेंदुलकर कमेटी को ही फॉलो किया जा रहा है, राइट। सो आप, मैं जानना चाहूंगा कि ये डिफरेंस क्यों है? पूरे इंडिया में अर्बन एरिया में भी और रूरल एरिया में भी एक अमाउंट क्यों नहीं रखी गवर्नमेंट ने, या रंगराजन कमेटी ने एक अमाउंट क्यों नहीं रखा? ये अर्बन एरिया और रूरल एरिया में अलग अलग अमाउंट क्यों है एक्सपेंडिचर का? फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति की जो एक्सपेंडिचर है मंथली, वो 1000 रुपीज है, लेकिन अगर आप अर्बन एरिया में हो और 1000 रुपीज एक्सपेंड कर रहे हो, राइट, आपकी एक्सपेंडिचर है 1000 रुपये, देन यू विल बी अ पुअर। लेकिन अगर आप वही 1000 रुपये खर्च कर रहे हो लेकिन आप गांव से हो, तब आप एक पुअर नहीं हो, क्योंकि पुअर रूरल एरिया में पॉवर्टी की लाइन कितनी रखी गई है? 972 ओनली। ये डिफरेंस क्यों है? अलग अलग क्यों रखा गया है? कौन बताएगा हमें? Sir, in urban areas, people are more modernized, हाँ, so their income earning capacity is also somewhat higher as compared to rural areas. या That's what they have said. They might have set this limit, sir. ओके, गुड वन, सुपर, अच्छा था। बिकॉज अर्बन एरिया में है ना, जो लिविंग कॉस्ट थोड़ी हाई होती है, इन्फ्लेशन हाई होता है, राइट, प्राइस हाइक होती है, महंगाई होती है अर्बन एरिया में ज्यादा। आपको यहाँ पे अगर आपको एक अच्छा, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको एक फ्लैट लेना है, एक 2 BHK फ्लैट आपको रेंट पर चाहिए, तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 15,000 रुपीज। लेकिन अगर आप एक 2 BHK फ्लैट लेते हो रूरल एरिया में, तो वो आपको 4000 में, 3000 में भी मिल जाएगा, 2000 में भी मिल जाएगा। तो लिविंग कॉस्ट गाँवों में बहुत कम होती है, शहरों में कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से एक्सपेंडिचर भी हमने अलग अलग रखा हुआ है यहाँ पे। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। वेरी नाइस आलेख्या, सही पहचाना आपने, ठीक है। तो अभी जैसा मैंने बताया कि अभी भी तेंदुलकर कमेटी को फॉलो कर रहे हैं, 2009 वाले रंगराजन कमेटी फॉलो नहीं की जा रही है। ओके, इसमें अपडेट्स लाने की जरूरत है। अब बात करते हैं कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। भारत में आखिर गरीबी क्यों है, राइट, क्यों गरीबी है इतने ज्यादा? तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहला बड़ा कारण है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब क्या है? इंडिया में पॉपुलेशन एकदम से एक्सप्लोड हो गया है। क्यों? क्योंकि देखो, हमारी पॉपुलेशन, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि 37 करोड़ थे हम इन 1947, ओनली 37 करोड़। लेकिन 1947 के बाद अगले 70-75 सालों में इसमें 1 बिलियन पॉपुलेशन ऐड हो गई। मोर देन 1 बिलियन पॉपुलेशन, 1 अरब से भी ज्यादा पॉपुलेशन ऐड हो गया। तो एकदम से पॉपुलेशन एक्सप्लोड क्यों हुए? क्योंकि हेल्थ सेक्टर में इंप्रूवमेंट आ गई। ओके, और जो बर्थ रेट है वो बहुत बढ़ गया, डेथ रेट है वो बहुत कम हो गया, राइट। पहले पैंडेमिक जैसी चीजें आती रहती थी। जॉन मॉल्थस नाम के एक सोशियोलॉजिस्ट हुए, तो वो बोलते हैं कि जो पैंडेमिक्स आते हैं, जैसे कोविड-19 आता है, या जो नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, वो आने चाहिए, क्योंकि इसके आने से क्या होता है कि बैलेंस बना रहता है नेचर में। लेकिन अब इंसान ने तरक्की कर ली है, टेक्नोलॉजी हमने बना ली है अपनी। ओके, तो पैंडेमिक वगैरह आता है तो हम अच्छे से डील कर लेते हैं, तो इस वजह से डेथ रेट कम हो गया है बहुत, लेकिन बर्थ रेट तो बहुत हाई है ना। तो इस वजह से पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गया। और अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगा तो नेचुरल रिसोर्सेस पर कैपिटा, पर पर्सन कितनों को मिलेगा, राइट। सो ये आप सोच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल की एक फैमिली है, राइट, एक पर्सन है कॉल रामलाल, मिस्टर रामलाल। मिस्टर रामलाल के पास अभी लेट से 100 एकड़ प्लॉट है,
जमीन है, लैंड है, 100 एकड़, लेकिन उन्होंने 5 बच्चे पैदा कर लिए। ओके, इन फ्यूचर ही गॉट 5 चिल्ड्रन। ओके, तो अगर वो अपनी 100 एकड़ लैंड को डिवाइड करेंगे सभी 5 बच्चों में, तो नेक्स्ट जनरेशन को कितना मिलेगा? ओनली 20 एकड़ ना। चलो, अब रामलाल के जो बच्चे थे, फ्यूचर में उनके भी बच्चे होंगे और उनके भी 4-4 बच्चे होंगे, लेट्स से 4-4 चिल्ड्रन है उनके भी। तब उस 20 एकड़ में से, 20 एकड़ में से उसके भी 4 बच्चे, तो 5-5 एकड़ ही लोगों को मिलेगा ना। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे भी एक पिरामिड बन रहा है, एक नैरो पिरामिड बन रहा है। मतलब रिसोर्सेस लोगों को, जितनी पॉपुलेशन कम होगी उतना ज्यादा रिसोर्सेस लोगों को मिल पाएगा। लेकिन अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो रिसोर्सेस के ऊपर, लैंड के ऊपर बर्डन भी तो उतना ज्यादा होगा ना। गॉट इट? यस। तो बस इतनी सी बात थी जो आपको समझनी थी। नेक्स्ट, लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। हमारे इंडिया में जो पॉपुलेशन है, अराउंड 60% की पॉपुलेशन इंडल्ज है एग्रीकल्चर में, लेकिन एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी बहुत डिक्लाइन हुई है। रीजन क्लाइमेट चेंज इसका एक बड़ा फैक्टर है, ग्लोबलाइजेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ओके, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम होगी और 60% लोगों की इनकम एग्रीकल्चर से ही आना है, तो उनके पास तो प्रॉपर इनकम हो नहीं रहा है, रेनफॉल हो नहीं रही है प्रॉपर, एक्सेस टू इरिगेशन है नहीं उनके पास, एक्सेस टू प्रॉपर टेक्नोलॉजी है नहीं उनके पास। तो वो क्या करेंगे? वो बेचारे गरीबी में ही तो रहेंगे ना, अनफॉर्चुनेटली, राइट। यहाँ पे कॉजेज को समझाने के लिए मैंने एक बहुत प्यारा सा आपको डायग्राम दिया है। तो लेट्स अंडरस्टैंड, इसमें हमने सबसे पहले क्या देखा, या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सेकंड है लिमिटेड रिसोर्सेस। देखो, नेचर की रिसोर्सेस लिमिटेड है, मैंने बताया भी था कुछ दिन पहले। एपी मैथ में कॉन्सेप्ट होता है एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका मतलब होता है कि इंक्रीज होना नंबर में, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, इसे एपी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो इंक्रीज कैसे हो रहा है? 2-2 का गैप, इनमें गैप कितना इक्वल है। तो अगर हमने बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी कर भी ली, नॉलेज बहुत अच्छा आ गया, एजुकेशन बहुत अच्छा आ गया, तब भी जो हमारी इंप्रूवमेंट होगी ना, वो 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से ही होगा। लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज डिक्लाइन भी तो होते हैं, कम भी तो होते हैं ना। जैसे कोयला खत्म हो रहा है हमारे पास, पेट्रोलियम खत्म हो रहा है हमारे पास, फॉरेस्ट खत्म हो रही है हमारे पास। सेकंड, जीपी। जीपी का मतलब है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसमें इंक्रीज कैसे होता है? सीधे डबल, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32। तो जॉन मॉल्थस कहते हैं, एक जो सोशियोलॉजिस्ट है जिन्होंने पॉपुलेशन के ऊपर अपनी थ्योरी दी है, उन्होंने बताया कि जो पॉपुलेशन है इस दुनिया की, वो हमेशा जीपी में बढ़ेगी। मतलब सीधे डबल होता रहेगा, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ऐसे बढ़ेगा। लेकिन जो रिसोर्सेस हैं, वो 2 का 4, 4 का 6, 6 का 8 ही होगा। तो 5 स्टेप्स में हम 10 ही तक पहुंचे, लेकिन पॉपुलेशन 5 स्टेप्स में कहाँ पहुंच गया? 32 पे। कितना बड़ा गैप आ गया। तो इसकी वजह से रिसोर्सेस लिमिटेड होते रहेंगे, बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ता रहेगा रिसोर्सेस के ऊपर। समझे? नेक्स्ट है वीक इंस्टीट्यूशंस। हमारे इंस्टीट्यूशन अनफॉर्चुनेटली बहुत वीक है। अब एग्जांपल से समझ सकते हो कि तेंदुलकर कमेटी 2009 की है, अभी तक वही फॉलो कर रहे हैं। रंगराजन कमेटी क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं? उसमें तो तेंदुलकर कमेटी में अमाउंट और भी कम है, 800 रुपये और 900 रुपये इस तरीके से, 1000 रुपये, राइट। तो इंस्टीट्यूशंस और भी स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स हमने लॉन्च किए हैं। अब कल की क्लास में हमने देखा था अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए कितने सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए थे, लेकिन क्या वो प्रोग्राम सफल हो पाए हैं पूरी तरीके से? कमी रह गई है ना, डेफिनेटली। तो इंस्टीट्यूशंस की कमी है, गवर्नेंस की कमी है, ओके। करप्शन बहुत ज्यादा है। सरकार अगर स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स में पैसा देते भी हैं, तो जो लोग हैं, राइट, वो करप्शन की वजह से वो गरीबों का पैसा खा जाते हैं, राइट। पॉलिटिशियंस भी हो सकते हैं इसमें, ब्यूरोक्रेट्स भी हो सकते हैं, और इसमें लोकल बाहुबली लोग भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। करप्शन एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो करप्शन की वजह से जो एक्चुअल डिजर्व करता है रिसोर्सेज को, उसे नहीं मिल पाता है। सेकंड, लैक ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी। एजुकेशन की भी कमी है हमारी, 74%। अभी हमारा नेशनल लिटरेसी रेट कितनी चल रही है? 74% ही चल रहा है अभी भी, राइट। तो 74% का मतलब 26% लोग अभी भी लिटरेट नहीं है। तो ये बात है लिटरेसी की। मतलब सामान्य आपको किसी एक भाषा में बोलना आता हो, हाउ टू स्पीक, हाउ टू राइट, फाइन, एंड हाउ टू स्पीक, हाउ टू राइट एंड हाउ टू रीड। लेकिन एजुकेशन की बात की जाए, फॉर्मल एजुकेशन की बात की जाए, तो ये तो और भी बहुत कम रही होगी ना। तो अगर अच्छी एजुकेशन नहीं होगी, अच्छी लिटरेसी नहीं होगी, तो वो कैसे ग्रो कर पाएंगे लाइफ में, सोशली और इकोनॉमिकली? गॉट इट? कॉलोनियल पास्ट एक बड़ा कारण हमारे गरीबी के पीछे है, कॉलोनियल पास्ट।
कॉलोनियल पास्ट का मतलब क्या है कि अंग्रेजों ने हमें 200 सालों तक गुलाम रखा। आप जानते हैं 200 सालों तक 200 इयर्स तक ब्रिटिश पीपल ने हमें गुलाम बना के रखा। इंडिया उससे पहले बहुत अमीर था, सोने की चिड़िया बोलते थे इसे, द गोल्डन बर्ड। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, 200 सालों तक हमारे ऊपर हुकूमत करी और सारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर लिया उन्होंने। राइट, यहाँ से वो ले गए इंग्लैंड में, इंग्लैंड और अमीर होता चला गया और भारत इंडिया और गरीब होता चला गया। तो अंग्रेजों ने अगर हमें इतना लूटा नहीं होता तो शायद इतनी गरीबी इंडिया में होती नहीं। ओके, तो उन्होंने हमारे सारे नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, रेलवे बनाया सो दैट यहाँ से जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जैसे फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट्स हैं उनको वो एक्सप्लॉइट करके इंग्लैंड में भेज सके। राइट, मशीनें बनाए उन्होंने, मशीनों के बनाने की वजह से हमारी इंडियन डोमेस्टिक मार्केट थी वो लॉस में चली गई, पूरी तरीके से खत्म ही हो गई। इसे मॉडर्न हिस्ट्री में अलग से देखेंगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना के रखा और इंडिया का क्या रिएक्शन था। तो ये कुछ 6 रीजन थे, जो रीजन है पॉवर्टी इन इंडिया के, कॉजेस है पॉवर्टी इन इंडिया का, आप इनका ध्यान रखोगे। इसके अलावा कुछ और भी चीजें हो सकती है जैसे पर्सनल लेवल पे डेब्ट, अगर आपने कर्जा बहुत सारा ले रखा है, जैसे गरीब आदमी वो बेचारा क्या करता है ना, बेटी की शादी करना हो कर्ज ले लेता है, बच्चे का एजुकेशन फंड करना हो लोन ले लेता है। तो इतने सारे अगर डेब्ट होंगे और इनकम होगी नहीं तो क्या करेंगे बेचारे। जैसा कल भी डिस्कस कर रहा था मैं कि महाराष्ट्र में आप देखोगे अनफॉर्चुनेटली हमारे किसान भाई सुसाइड कर लेते हैं, और ये 1-2 की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में हर साल का डेटा। तो वो क्यों सुसाइड कर लेते हैं? क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है नहीं उनके पास। लेकिन उनको एक्सपेंडिचर तो करने हैं ना, बेटी की शादी तो करनी है ना, बच्चे का एजुकेशन तो सपोर्ट करना है ना, तो इसके लिए वो लोन ले लेते हैं और लोन वो चुका नहीं पाते। उसका बर्डन, उसका इंटरेस्ट रेट बहुत हाई हो जाता है। लोकल जो लोग होते हैं महाजन, साहूकार, ये लोग बहुत चार्ज करते हैं इंटरेस्ट रेट। बैंक उनको लोन देती नहीं है क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते प्रॉपर, राइट? सो इसकी वजह से डेब्ट हो जाती है। डेब्ट का मतलब है कि आप गरीबी के दलदल में अभी भी फंसे रहोगे, राइट? हमारा फोकस कैश क्रॉप्स पे कम है अभी भी। कैश जैसे हमारे किसान भाई है, अभी भी वो कन्वेंशनल वे ऑफ में ही क्रॉपिंग कर रहे हैं। कैश क्रॉप्स जैसे कि ग्राउंड नट, सोयाबीन, रबड़, कॉटन, कॉफी, टी, क्योंकि इसमें एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लगता है तो वो बेचारे कर नहीं पाते। अगर आप अच्छा इन्वेस्टमेंट करके ये कैश क्रॉप्स नहीं करोगे तो आपको इनकम भी अच्छी नहीं मिलेगी, सीधी सी बात है। वॉर्स होने की वजह से देश का बहुत नुकसान होता है, इकोनॉमिकली भी बहुत सारा पैसा खर्च होता है। हमारे इंडिया ने आजादी के बाद 5 वॉर देख लिए, राइट? 4 पाकिस्तान के साथ और 1 चाइना के साथ में। 1947 का वॉर, इसके बाद 1962 का चाइना के साथ में, 1965 पाकिस्तान, 1971 पाकिस्तान, 1999 कारगिल वॉर में पाकिस्तान। ओके। सेकंड है नेचुरल डिजास्टर्स, फ्लड आते रहते हैं, डिजास्टर्स होते रहते हैं, ड्रॉट आता रहता है, तो ये सारी चीजें गरीबी को कम तो नहीं करती है ना, बल्कि बढ़ा ही देती है गरीबी को। लोगों के घर खत्म हो जाते हैं। साइक्लोन वगैरह आता है तो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में, ओडिशा वाला रीजन, आंध्र प्रदेश वाले रीजन में हर साल कितनी तबाही होती है। चेन्नई फ्लड आया था, उत्तराखंड में डिजास्टर्स आया था, बादल फट गए थे, तो कितना नुकसान हुआ था लोगों का। तो ये सारी चीजें गरीबी को और बनाए रखती हैं और बढ़ाती रहती है। अनफेयर ट्रेडिंग, हमारी ट्रेडिंग जो हो रही है वो उसमें अनफेयर प्रैक्टिसेस होती है। कुछ लोगों को बहुत अच्छा फायदा होता है लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। फॉर द एग्जाम्पल अभी कॉन्सेप्ट चल रहा है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब क्या है? ई कॉमर्स का मतलब जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमें वहां पे काफी चीप रेट में, मार्केट से कंपैरिजन में चीपर रेट में हमें मिल जाता है प्रोडक्ट। लेकिन ई कॉमर्स अमेज़न जैसी कंपनियों की वजह से जिन लोगों के शॉप्स होते थे, जिनके रिटेल शॉप्स होते थे, उनका तो नुकसान हो गया ना। उनका तो कुछ प्रॉफ़िट रहा नहीं है। आप उनके पास खरीदारी करने जाते नहीं हो, तो वो बेचारे अमीर तो नहीं होंगे और गरीब ही होंगे, राइट? राइज़ इन पॉपुलेशन डिस्कस कर लिया हमने, लैक ऑफ एजुकेशन डिस्कस कर लिया हमने। तो ये कॉजेज़ को आप डायग्राम्स में अगर सवाल पूछा जाए तो डायग्राम बना के आपको इसको बताना भी है और इनको एक्सप्लेन भी करना है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि व्हाट आर द बेसिक और द मेन कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, इलस्ट्रेट, तो आप ये दोनों डायग्राम बना सकती हैं। गॉट इट? डू यू हैव एनी क्वेश्चन एज ऑफ नाउ? ओके। कुछ और बेसिक कारणों की अगर बात करें तो इनएफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, हमारे पास जो रिसोर्स हैं, ओके, उनका इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन हुआ है, या तो ओवर यूटिलाइजेशन हो गया या अंडर यूटिलाइजेशन हुआ है, ओके। और जो रिसोर्सेज है हमारे पास वो भी सभी राज्यों में एक जैसे नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल अर्लियर झारखंड वाज पार्ट ऑफ बिहार, और झारखंड में आप जानते हो बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कोल है वहां पे,
आपने झरिया का नाम सुना होगा, धनबाद का नाम सुना होगा, कोडरमा का नाम सुना होगा, जमशेदपुर। तो यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेस माइनिंग वगैरह पाई जाती हैं अच्छी। तो ये सारा अब झारखंड में चला गया। झारखंड इज नाउ सेपरेटेड फ्रॉम बिहार। तो बिहार में अब कोई माइनिंग है ही नहीं। तो बिहार में गरीबी ज्यादा देखने को मिलती है। गॉट इट? नेक्स्ट, लोअर रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन उसकी रेट बहुत कम हो रही है। पॉपुलेशन उससे बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन डेवलपमेंट और विकास उस गति से नहीं बढ़ पा रहा है। राइट? प्राइस राइज, महंगाई, इन्फ्लेशन की वजह से नुकसान और होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन में आपकी इनकम है 10,000 रुपये, योर इनकम इज 10,000 रुपीज ओनली, बट आपके खर्चे 12,000 है, 15,000 है। कैसे यूटिलाइज करोगे आप? और कितनी कटौती करोगे आप? सो 8% के रेट से तो हर साल महंगाई, प्राइस राइज हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है 8% की गति से, लेकिन क्या आपकी इनकम उतनी बढ़ रही है क्या? नहीं। ओके, इनकम तो 10 साल पहले भी, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपको, विप्रो। विप्रो एक कंपनी है। तो विप्रो कंपनी 10 साल पहले भी लोगों को, है ना, उनकी सीटीसी स्टार्टिंग में जब वो फ्रेशर्स को जॉब देते थे, तो 3 लाख समथिंग होता था, 3.6 लाख, 3,60,000 पर एनम का। और 10 साल बाद भी जब वो फ्रेशर्स को जॉब दे रहे हैं, तो पर एनम की सीटीसी कितनी है उनकी, कॉस्ट टू कंपनी कितनी, सैलरी कितनी दे रहे हैं वो? 3.6 लाख ओनली। तो भाई 10 साल में इनकम उतनी ही दे रहे हो आप, लेकिन 10 साल में इन्फ्लेशन कितना बढ़ गया है? राइट? 8% की गति से भी उस टाइम पे जो 3 लाख था, अभी 5 लाख 6 लाख हो गए। तो 6 लाख रुपए इनकम तो नहीं बढ़ाया आपने। राइट? तो ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से गरीबी बरकरार है, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट अगर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी नहीं, काम के अवसर नहीं मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगे काम के, तो भाई इनकम नहीं मिलेगी। इनकम नहीं मिलेगा तो वो कैसे ग्रो करेंगे इकोनॉमिकली या सोशली? राइट? लैक ऑफ कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे कल भी डिस्कस किया था मैंने कि बड़ी आबादी, हमारे इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर नहीं है। तो सरकारी नौकरियों का क्रेज बहुत ज़्यादा है, या प्राइवेट सेक्टर का क्रेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई इतना रिस्क नहीं ले पा रहे। वो सोच ही नहीं पाते कि हम बिजनेसमैन बन सकते हैं, स्टार्टअप कर सकते हैं, अपना खुद का कुछ वेंचर शुरू कर सकते हैं। राइट? और इसका एक बड़ा कारण लैक ऑफ कैपिटल भी, क्योंकि एक्चुअल में पैसा नहीं है, और सिस्टम भी शायद भरपूर मदद नहीं कर पा रही। जैसे यूएस में, चाइना में, वहाँ की गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है स्टार्टअप वाले को। राइट? तो हमारे इंडिया में भी है, अपने गवर्नमेंट ने काम करना शुरू कर दिया अच्छे से। जैसे हमारे पास कल मैंने बताया था मुद्रा योजना है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसमें 10 लाख रुपए तक की मदद आपको मिल सकती है अगर आप अपना काम शुरू करना चाहते हैं। राइट? और इसके बाद भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जाओगे बैंक में कि मुझे मुद्रा लोन के अंदर 10 लाख रुपए चाहिए, मैं अपना काम शुरू करना चाहता हूँ। तो बैंक आपसे इतने डॉक्यूमेंट मांगेगी कि आप दे नहीं पाओगे। राइट? गरीब आदमी से ही सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, वो अमीरी से तो मांगते नहीं है। विजय माल्या अगर आएगा, नीरव मोदी आएंगे तो उनको दे देंगे वो, लेकिन आप जैसा कोई, राइट, कोई डेडिकेटेड पर्सन आएगा तो उनको वो नहीं देगा, उनको 10 डॉक्यूमेंट ढूंढेंगे। नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक को 13,000 करोड़ का चूना लगाया है। 13,000 करोड़, 13,000 करोड़। समझ रहे हो? विजय माल्या ने 900 करोड़ का, 900 करोड़ का चूना लगाया। दे आर एंजॉइंग इन सम अदर कंट्रीज, उन्होंने दूसरी कंट्रीज की सिटीजनशिप ले ली है। दे आर एंजॉइंग, क्या कर सकते हैं आप उनका? सो इस तरह की कल्चर है इंडिया में। बैंक भी वो अपने प्रॉफिट को देखते हैं। आपके पास कोई अगर पक्का कुछ है नहीं सिक्योरिटी, तो वो आपको लोन देंगे ही नहीं। क्या करोगे आप? नेक्स्ट, क्लाइमेटिक फैक्टर्स। क्लाइमेट एक बड़ा रीजन है, जैसे साइक्लोन, ओके, बारिश का ना होना, लैक ऑफ रैनफॉल, राइट, फ्लड आना, ओके, पैंडेमिक आना जैसे कोविड-19। तो ये सारी चीजें इंक्रीज करेंगे पॉवर्टी को। सोशल फैक्टर्स भी है कुछ। सोशल फैक्टर्स में जैसे हमने डिस्कस किया था कि हजारों सालों से हमारे पास चलती आ रही है बहुत सारी सोशल बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कास्ट के नाम पर, क्लास के नाम पर, है ना, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। ये सारे डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि आप एक लोअर कास्ट से आते हो तो आपको एक अच्छा काम नहीं मिलेगा। जैसे आपने डॉक्टर अंबेडकर की बायोग्राफी पढ़ी होगी, तो आपने देखा होगा कि पढ़े लिखे होने के बावजूद उनको अच्छा काम नहीं मिलता था। वो बोलते थे तुम्हारी कास्ट बहुत लो है, नीचे कास्ट के हो, तो मैं तुमको अपना बॉस कैसे बना लूं। जब एक बार उनको नौकरी मिल भी गई, तो उनका जो पियून था, वो उनके डेस्क पे फाइल को ऐसे फेंक के जाता था, पियून। डॉक्टर अंबेडकर वाज द बॉस ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन उनका पियून उनको हाथ में नहीं पकड़ाता था। उनको लगता था ये अनटचेबल है, तो इनको हम छू नहीं सकते, वी कैन नॉट टच देम। तो ऐसे फाइल को फेंक के जाता था। राइट? तो इस तरीके की जब डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं, तो भाई वो कैसे इकोनॉमिकली इंपावर्ड होगा?
तो इसके लिए आप जैसे युवाओं को सिविल सर्विसेज में आना चाहिए और सोशल इकोनॉमिक बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना चाहिए। तमाम ऐसे आईएएस ऑफिसर्स हैं, ओके, जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं इस दिशा में। लगातार वो इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं। ओके, तो वी हैव टू डेली वर्क हार्ड। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, अंग्रेजों ने हमें कैसा लूटा बता दिया मैंने आपको। पॉवर्टी ट्रैप, इस ट्रैप को समझना भी बहुत जरूरी है। देखो पॉवर्टी ट्रैप क्या है, आदमी गरीब क्यों बना रहता है। देखो, अगर आपकी लो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ है ही नहीं वहां पे, तो इस सिचुएशन में आपकी इनकम कम होगी। इनकम अगर कम होगी तो सेविंग कम होगी ना। अगर इनकम आपके 10,000 है और खर्चे भी 10,000 है या 12,000 या 9,000 है, तो सेविंग कम होगी आपकी। सेविंग कम होगी तो इन्वेस्टमेंट के बारे में आप सोचोगे ही नहीं। कितना इन्वेस्ट करोगे। अभी भी इंडिया में कितने लोग हैं जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ओके, ज्यादातर लोग एफडी में पैसा लगाते हैं, उसमें भी बड़े ही कम लोग हैं। और इसके बाद म्यूचुअल फंड में कितने लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, राइट। स्टॉक मार्केट में कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग, रियल एस्टेट में कितना इन्वेस्ट कर पा रहे हैं लोग। तो बड़े ही मुट्ठी भर लोग हैं, कुछ चुनिंदा लोग हैं, बहुत ही माइक्रो लेवल पे लोग हैं ये, जो इस तरीके का काम कर रहे हैं। बिल्कुल मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो इस पॉवर्टी ट्रैप में ही फंसी हुई है। तो आप कहीं से भी शुरू करो वापस वहीं पहुंचोगे। जैसे अगर आपकी इनकम कम है तो सेविंग कम होगी, सेविंग कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी होनी चाहिए देश में। और सिमिलरली आप ग्रोथ के अलावा डेवलपमेंट लेवल पे भी इसका ले सकते हो कि अगर किसी पर्सन का एजुकेशन अच्छा नहीं है, अगर उससे हेल्थ अच्छा नहीं मिला, हेल्थ सिक्योरिटी उसको नहीं मिली, हेल्थ सपोर्ट अगर उसको नहीं मिला, तो वो बीमार रहेगा तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। अगर उसने एजुकेशन नहीं लिया है तो वो एक बढ़िया ह्यूमन कैपिटल नहीं बन पाएगा। जैसे अगर आप एजुकेटेड नहीं हो तो आप एक बढ़िया ह्यूमन कैपिटल कैसे बनोगे, आप बड़े अच्छे काम कैसे कर पाओगे। तो आप लोअर लेवल पे जाके काम ढूंढोगे, आप कैजुअल लेबर्स की तरह एंड ऑल, राइट। तो अगर ह्यूमन कैपिटल लो होगी तो प्रोडक्टिविटी आपकी लो होगी, क्योंकि आपके काम कुछ बड़े होंगे नहीं। आप एक बार में छोटे-मोटे काम में ही फँसे रह जाओगे। और प्रोडक्टिविटी अगर लो होगी तो आपका फर्दर इनकम भी कम ही होगा। आपको 1 लाख रुपए सैलरी नहीं मिलेगी ना, क्योंकि एजुकेशन नहीं है आपके पास। एजुकेशन नहीं है तो आप अच्छे ह्यूमन कैपिटल नहीं देखे जा रहे हो। यू आर नॉट स्किल्ड, यू आर नॉट एजुकेटेड, तो आपको प्रोडक्टिविटी अच्छी पोजीशन की जॉब मिलेगी नहीं। अच्छे पोजीशन की जॉब नहीं मिलेगी तो आपकी इनकम भी लो होगी। इनकम लो है तो वापस से अगली जनरेशन को आप क्या एजुकेशन दोगे, राइट। तो फिर से आपके पास अच्छी इनकम नहीं है तो आप अपने बच्चों को भी, या जो जो लोग गरीब हैं वो अपने बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन और हेल्थ सपोर्ट नहीं दे पाएंगे, राइट। तो इसे बोलते हैं पॉवर्टी ट्रैप। इस पॉवर्टी ट्रैप की आप प्रैक्टिस करोगे, 1-2 बार रफ वर्क में आप प्रैक्टिस कीजिए और पॉवर्टी ट्रैप के ऊपर कभी भी सवाल आए, ओके, तो आप इसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली बना सकते हो अपने पेपर में। सुपर। तो ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपकी फाउंडेशन को बहुत ही स्ट्रांग बनाती है, राइट। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कुछ पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। जैसे कल भी हमने देखा था कि भारत में बेरोजगारी को खत्म करने के लिए किस तरह से भारत सरकार ने स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स उठाए हैं। इन द सेम वे पोवर्टी एलिवेशन करने के लिए, गरीबी और निर्धनता को खत्म करने के लिए, एलिविएट करने के लिए किस तरह के प्रोग्राम्स हमने शुरू किए हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स की बात करते हैं। सबसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की बात की, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे तो पॉवर्टी भी कम हो जाएगी। तो ये हमने कल भी देख लिया था, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, मनरेगा, एमजी नरेगा, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ओके, इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हमने सपोर्ट करवाया। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं, मतलब ग्रामीण लेवल पे कुछ एक जैसे लोगों को एक कम्युनिटी, एक ग्रुप में बना दो। जैसे कि किसान है तो 10-12 किसानों को मिला के एक कमिटी बना दो, राइट। महिलाएं हैं तो कुछ महिलाओं को मिला के एक कमिटी बना दो, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को ग्रुप में सपोर्ट कर पाती है। इसके ऊपर डेडिकेटेड चैप्टर है लक्ष्मीकांत पॉलिटी के अंदर, हम अलग से डिस्कस करेंगे। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, अर्बन एरिया में लाइवलीहुड एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए इस मिशन को लाया गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कल मैंने बताया था, स्किल सिखाने के लिए ये लाया गया था। अब बात करते हैं फूड एंड शेल्टर के लिए। एम्प्लॉयमेंट के लिए आपने 4-5 स्कीम्स देख लिया, बहुत है। फूड एंड शेल्टर के लिए, फूड के लिए, अनाज के लिए, खाना के लिए, फूड के लिए और शेल्टर के लिए, आश्रय के लिए कौन-कौन सी स्कीम्स हैं। तो ये आपको बेसिक नाम याद होने चाहिए। जैसे फूड फॉर वर्क प्रोग्राम कल भी मैंने बताया था, इंदिरा गांधी के टाइम पे 1977 में शुरू किया गया था। अन्नपूर्णा, ये साउथ इंडिया की बड़ी अच्छी स्कीम है। इसके अंदर है ना, सीनियर सिटीजन्स के लिए
जगह जगह पे कैंटीन खोले गए साउथ इंडिया में, स्पेशली तमिलनाडु में मैंने पर्सनली विजिट किया था तो देखा था मैंने। ओके। और इस स्कीम के तहत 10 केजी फूड ग्रेन्स प्रोवाइड की जाती है मंथली बेसिस पे एलिजिबल सीनियर सिटीजन्स को। सीनियर सिटीजन्स क्योंकि वो बहुत ही वल्नरेबल है, राइट? अगर उनके बच्चे नहीं है, उनके बच्चों ने उनको यू नो छोड़ दिया है, तो इस सिचुएशन में 10 किलो अनाज सरकार उनको सपोर्ट कर पाती है। कम है लेकिन ना होने से तो बढ़िया ही है ना, गवर्नमेंट की अपने लिमिटेशंस है। सो अन्नपूर्णा योजना ध्यान रखेंगे आप। सेकंड है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना को पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था। इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया था, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने शुरू किया था। इसमें आपको पक्का हाउसेस बनाने के लिए, अगर आपका मिट्टी का घर है, अभी भी कच्चे हाउसेस में रहते हो आप, तब आपको घर बनाने के लिए एक अमाउंट दी जाती है। 2 से ढाई लाख रुपए का अमाउंट अभी चल रहा है, 2 to 2.5 लाख रुपीज। सो प्रधानमंत्री आवास योजना, ये जब सरकार बदली, एनडीए गवर्नमेंट आई प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में, तो उन्होंने इसका नाम बदला और नाम रख दिया प्रधानमंत्री आवास योजना। तो इसमें आप देखोगे ग्रामीण इलाकों में, राइट, पक्के हाउसेस बनाने के लिए सभी परिवारों को, राइट, ऑलमोस्ट जिनके पास कच्चा हाउस है अभी, ऑलरेडी जिनके मकान पक्के हैं, उनको पैसा नहीं मिलेगा, राइट? तो वेल टू डू फैमिली को क्यों मिले? वो तो गलत यूज है ना रिसोर्सेज का। सो प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बनाने के लिए आपको पैसा मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा कुछ और स्कीम्स भी है, जैसे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, समेकित बाल विकास कार्यक्रम। इसके अंदर आंगनवाड़ी वगैरह खोला जाता है, गरीब बच्चों को न्यूट्रिशन दी जाती है। ओके, टीनेज गर्ल्स को, एडोलेसेंट्स गर्ल्स को बहुत सारी सपोर्ट दी जाती है। ओके, न्यूट्रिशन के लेवल पे एंड ऑल। मिड डे मील स्कीम, मिड डे मील स्कीम में क्या होता है, स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल्स में लंच मिल रहा है बच्चों को, तो इस वजह से भी जो गरीब बच्चे हैं उनका अगर घर पे न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, फूड नहीं मिल पा रहे हैं, वह स्कूल आएँगे तो उनको 2 बेनिफिट हो गया। एक तो स्कूल की वजह से उनको एजुकेशन मिल जाएगी बढ़िया, दूसरा उनको अच्छी फूड मिलेगी। तो ये एक बहुत ही सक्सेसफुल स्कीम रहा है। इसकी वजह से बहुत सारे गरीब लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजा। इसलिए नहीं कि वो बच्चों को अच्छी स्कूलिंग करवा दें, बल्कि इसलिए कि उसको अच्छा खाना मिल जाए। तो इसने दोनों तरीके से काफ़ी बढ़िया काम किया, राइट? नेक्स्ट, एक्सेस टू क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब है कि जैसा अभी मैंने बताया था कि हमारे किसान महाराष्ट्र जैसे रीजन में वो क्या करते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल या जो कन्वेंशनल वे ऑफ क्रेडिट है, लोन लेने की जो कन्वेंशनल वे है, पुराने तरीके, लोकल महाजन से, साहूकारों से बहुत ही हाई लेवल पे इंटरेस्ट रेट पे करके वो कर्ज ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं। तो इससे वो गरीबी के दलदल में फंसे रहते हैं। तो क्यों ना सरकार कोई ऐसी मदद करे कि उनको क्रेडिट आसानी से मिल जाए। तो हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ये लॉन्च किया है। इसके अंदर किसानों को हर साल 6,000 रुपए, 6,000 रुपीज का सपोर्ट दिया जाता है। गॉट इट? प्रधानमंत्री जनधन योजना। जनधन योजना काफी बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम था आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का। तो इसमें उन्होंने सभी लोगों के बैंक अकाउंट खुलवाए। ओके, क्योंकि बैंक अकाउंट के लिए पहले कंपलसरी आपको कुछ अमाउंट जमा करना होता था, राइट? 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 5,000 रुपए, तो वो अमाउंट देने के बाद ही आपका बैंक अकाउंट खुलेगा। तो बहुत सारे गरीब लोगों के पास अकाउंट थे ही नहीं बेचारे, क्या करते? बैंक अकाउंट होना भी बहुत जरूरी है। सो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत फ्री में जीरो बैलेंस अकाउंट खोला गया और बहुत सारे गरीब परिवारों को भारत सरकार ने पैसे भी भेजे, उनके अकाउंट में कुछ फंड ट्रांसफर किए समय समय पे, सो दैट वो अपना सर्वाइवल कर सके। ओके, नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, तो समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण भारत को एग्रीगेट लेवल पे संपूर्ण तरीके से विकास करने के लिए 1978 में श्रीमती इंदिरा गांधी के टाइम पर इस स्कीम को लाया गया था। ओके, जिसमें रूरल इंडिया में मल्टी लेवल पे, मल्टीनेशनल लेवल पे, है ना, मल्टी लेवल पे डेवलपमेंट किया गया। जैसे एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है तो एम्प्लॉयमेंट करवाओ, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करवाओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनवाओ। सभी तरीके से अगर हम डेवलप करेंगे होलिस्टिक वे में, तब जाके असली रूरल इंडिया पावरफुल बन पाएगा। इतने सारे स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स होने के बाद भी आखिर चैलेंजेस क्या है, चुनौतियां क्या है, क्यों अभी भी गरीब बने हुए हैं इस देश में, राइट? तो देखिए इसके पीछे कुछ कारण है। सबसे पहला कि हमारे यहाँ पे ना एक्सट्रीम पॉवर्टी भी पाई जाती है। एक्सट्रीम पॉवर्टी का मतलब एब्सोल्यूट पॉवर्टी, है ना? रिलेटिव पॉवर्टी के लेवल पे तो सुधार हो रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन एक्सट्रीम पॉवर्टी है उसको कैसे एकदम से खत्म किया जाए, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ये जनरेशंस लेता है। ये कोई शॉर्ट टर्म योजना नहीं है कि 4 साल, 2 साल, 3 साल में गरीब को अमीर बना दे। ओके, सेकंड, डिस्पाइट ए रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बहुत सारा रैपिड ग्रोथ और डेवलपमेंट करने के बाद, विकास करने के बाद भी, राइट, वी हैव हाई प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन कंटिन्यू टू सफर। हमारी पॉपुलेशन
एक बड़ी अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन, एक बड़ी आबादी पॉपुलेशन की अभी भी मल्टी डायमेंशनल डेप्रिवेशन से, बहुत सारी चीज़ों से वंचित है। जैसे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं वो, न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है उनको, कुकिंग गैस नहीं मिल पा रही है, वहाँ के सैनिटेशन का एक्सेस नहीं है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी अल्टीमेटली। सिस्टमैटिक अटेम्प्ट भी नहीं किया गया पॉवर्टी को खत्म करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं ना, उसका बहुत सारा मिसयूज़ हो जाता है। फॉर द एग्जाम्पल कि जैसे कि आपने सुना होगा कि गाँव में राशन कार्ड लोगों को बनाए जाते हैं, या शहरों में भी होता ही है गरीब परिवारों को। तो राशन कार्ड का फ़ायदा कई बार असली जो डिज़र्विंग कैंडिडेट है उनको नहीं मिल पाता है। उनके पास तो अवेयरनेस ही नहीं है, उनके पास तो बेसिक आईडी प्रूफ भी नहीं है। तो उनके नाम पर जो अच्छे लोग हैं, जिनको ज़रूरत नहीं है राशन कार्ड की, तो वो लोग जाकर राशन ले रहे हैं। गाँव में क्या होता है कि आप देखोगे कोई बाहुबली या कोई पढ़ा-लिखा आदमी है अनफॉर्च्यूनेटली, तो वो क्या करेगा, जो गरीब लोगों का जो अन्न होता है, वो उसको नहीं लेने देता है। वो जाकर के थोड़े पैसे खिला के, ब्राइब दे करके, रिश्वत खिला करके वो क्या करेगा, सारा वो अपने नाम पर ही ले लेता है सारा, और गरीबों के नाम पर साइन उनसे करवा लेगा, लेकिन वो अपने घर पे सारा राशन लेके जाता है। ₹2 किलो, ₹3 किलो, जो भी गवर्नमेंट ने अपना डेटा रखा हुआ है। तो हमें आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा कहीं कोई लूप होल तो नहीं है, कहीं कोई कमी तो नहीं है, राइट? रिसोर्सेज एलोकेटेड टू एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स आर इनएडुकेट। रिसोर्सेज जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो अभी भी इनएडुकेट है। जैसा भी मैंने अन्नपूर्णा योजना के तहत बताया कि अन्नपूर्णा में 10 केजी अनाज सीनियर सिटीजन्स को हम देते हैं। तो देखिए, एक तो सीनियर सिटीजन्स लेने वालों की संख्या कितनी है, राइट? एक बड़ी आबादी को तो पता ही नहीं इसके बारे में। आपको भी शायद पहली बार पता चल रहा होगा अन्नपूर्णा योजना के बारे में। तो आप जैसे पढ़े-लिखे युवाओं का ये हाल है, तो बुजुर्गों का क्या हाल होगा? सीनियर सिटीजन्स का क्या हाल होगा? उनको क्या ही पता होगा? तो उनको हमारी सरकार, हमारे ऑफिसर्स पकड़-पकड़ के तो एंट्री नहीं कराते हैं ना। कितने ऐसे ऑफिसर्स हैं, कितने एसडीएम, डीएम हैं, जो अपने ऑफिस को छोड़ कर के अपने एरिया के गलियों में घूमते हैं। वो देखते हैं कि कितने सीनियर सिटीजन्स हैं जिसको अन्नपूर्णा योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो किसी को कोई मतलब नहीं है। या कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं, नो मैटर, बिल्कुल बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ लोग अपने एसी रूम में बैठ के ही शासन को चलाते हैं, वो भी अच्छी बात नहीं है। ओके। और अगर 10 किलो अनाज आप दे भी रहे हो, तो 10 केजी अनाज सीनियर सिटीजन्स के लिए पर्याप्त नहीं है, दैट नॉट अबैंडन्ड, एडवोकेट है ही नहीं वो, राइट? एमजी नरेगा के अंदर भी आपने 100 डेज का ही, पूरे साल में 365 दिन होते हैं, तो 100 डेज का तो हमने उनको दे दिया कंपनसेशन या काम, लेकिन बाकी के 265 डेज वो क्या करेंगे? उनका सर्वाइवल का क्या होगा? तो इसके ऊपर अपने को काम करना पड़ेगा। तो ये कुछ चैलेंजेस है जो आप बता रहे हो कि इतने सारे काम करने के बावजूद भारत में गरीबी विद्यमान है, एग्जिस्ट कर रही है। देयर इज नो मेथड टू इंश्योर दैट प्रोग्राम्स रीच एवरीबॉडी दैट दे आर मेंट फॉर। और हमारे पास ऐसा कोई पुख्ता तरीका भी नहीं है जिसके थ्रू जो एक्चुअल कैंडिडेट है जिसको मदद मिलनी चाहिए, उस तक पहुंचा जाए। ये तभी हो पाएगा जब हमारे पास इनफ नंबर ऑफ ऑफिसर्स हो। ऑफिसर्स की भी देश में, आईएएस ऑफिसर्स की भी कमी है। प्रॉपर वैकेंसी अभी भरी हुई नहीं है, बहुत सारी वैकेंसीज खाली है अभी भी। ओके। तो अगर ऑफिसर्स की वैकेंसी को फुलफिल किया जाए, राइट, तो वो तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, राइट। कुछ और भी तरीके, करप्शन जैसी चीजों को भी खत्म करना पड़ेगा, सो दैट एक्चुअल में जिन लोगों को जरूरत है आपकी स्कीम की, आपकी प्रोग्राम्स का, उनको वहां तक पहुंचाया जा सके, जो कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट का कोर क्राइटेरिया भी है, कंसेप्ट भी है, राइट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समेकित विकास हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, समाज के आखिरी तबके तक एक्सेस देना उस स्कीम का, उस प्रोग्राम का, टू प्रोवाइड द स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स इवन टू द पर्सन सिटिंग इन द लास्ट माइल, राइट। लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन एंड राइट टारगेटिंग। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हमारी स्कीम्स का हो नहीं पाता है, बहुत सारे गड़बड़ है स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स, करप्शन एंड ऑल, ये सारी चीजें। और राइट टारगेटिंग, सही टारगेट को हम पहुंचा नहीं पा रहे हैं, बहुत सारे मिस यूज हो जाते हैं, करप्शन हो जाते हैं। देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम्स। और कई बार क्या है कि बहुत सारी सरकार ने स्कीम तो चला दी है, तो वो ओवरलैप करती है। तो ओवरलैप में इस वजह से भी लोग छुट जाते हैं कि हमें लगता है कि इस पर्सन को इस योजना का लाभ मिला होगा, और उधर से एंट्री नहीं हो पाए क्योंकि उसको लगता है उसको इस योजना का लाभ मिला होगा। गॉट इट? जैसे कुछ चीजें हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, राइट, एक स्कीम ये है। दूसरी स्कीम है लाइक कि चिल्ड्रन के लिए कोई कोई भी दूसरी स्कीम आप ले सकते हो, राइट, चिल्ड्रन डेवलपमेंट के नाम पे। ओके। तो यहाँ पे दो स्कीम हमारे पास आ गई यहाँ पे, गेटिंग इट? तो हमें क्या लगता है कि ये ऑलरेडी कवर्ड होंगे पुराने वाले स्कीम में, लेकिन पुराने वाले स्कीम में वो कवर्ड है ही नहीं।
तो पुराने वाले स्कीम को जो लोग हैंडल कर रहे हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनको लगता है कि जो नई स्कीम आई है, उसके अंदर ये कवर कर लिए जाएँगे। तो वो दोनों तरफ से नहीं पहुँच पाए कि ओवरलैपिंग होने की वजह से बेनिफिट उनको दोनों तरफ से ही नहीं मिल पाया, राइट? नेक्स्ट, एवरी ईयर अ ह्यूज नंबर इज एडेड टू द पॉपुलेशन पूल टू द कंट्री, और हर साल पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। तो पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी तो अल्टीमेटली गरीबों की भी पॉपुलेशन बढ़ेगी ना, राइट? सो इससे ये सारी स्कीम ऐसा लगता है कि इनइफेक्टिव। कंक्लूजन क्या हो सकता है? हमने सारी चैलेंजेस की बात करी, इश्यूज की बात करी, प्रॉब्लम्स की, समाधान की बात करी। निष्कर्ष में आप क्या कहोगे? निष्कर्ष में हम पॉजिटिव फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशन देंगे कि जैसा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में बताया गया है कि 10 इंडिकेटर हैं। अगर अपने को गरीबी को खत्म करना है तो 10 के 10 10 आउट ऑफ 10 इंडिकेटर्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। न्यूट्रिशंस भी प्रोवाइड करनी होगी, स्कूलिंग भी देनी होगी, कुकिंग गैस भी देनी होगी, इलेक्ट्रिसिटी भी देनी होगी, राइट? तो सभी लेवल पे काम करेंगे तब जाके अल्टीमेटली वो गरीबी से बच पाएँगे। जैसे अच्छी सैनिटेशन होगी, अच्छी हाइजीन अगर वो मेंटेन करेंगे, तो वो बीमार नहीं पड़ेंगे। बीमार नहीं पड़ेंगे, तो उनका जो मेडिकल खर्च है वो बच जाएगा, राइट? सिमिलरली अगर स्कूलिंग कर रहे हैं वो, स्कूलिंग पूरी करते हैं अपनी, एजुकेशन अपना पूरा करते हैं, तो अच्छे पोस्ट के लिए, अच्छी नौकरियों के लिए एलिजिबल हो पाएँगे। अच्छी नौकरियों के लिए एलिजिबल हो गए, तो उनको अच्छी इनकम मिलेगी, राइट? इकोनॉमिक ग्रोथ रैपिड करने की ज़रूरत है और तेज़ गति से करने की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, सो दैट एक्सट्रीम पॉवर्टी को खत्म किया जा सके। ओके? तो यही कुछ बातें हैं, वे फॉरवर्ड में आप यही बताओगे? जैसे डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ के लिए इंटरनेशनल लेवल पे सबसे बड़ी संस्था है ये। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि पॉवर्टी इज़ द ग्रेटेस्ट कॉज़ ऑफ सफरिंग ऑन अर्थ। इस पृथ्वी पे जो सबसे बड़ी कोई चीज़ है सफरिंग का, दुःख का सबसे बड़ा कारण है, तो वो है पॉवर्टी, गरीबी। गरीबी से बढ़कर कोई अभिशाप नहीं है, राइट? सो डब्ल्यूएचओ की बात को मानते हुए हमें गरीबी को खत्म करने पे बहुत काम करना पड़ेगा। सभी को मिलके काम करना पड़ेगा। ओके? सो रूरल पॉवर्टी रिडक्शन को भी एक्सेलरेट करना पड़ेगा क्योंकि 70% पॉपुलेशन ग्रामीण भारत में रहती है। ओके? रूरल इंडिया में रहती है। तो वहाँ पे हमें जो पॉवर्टी है उसको रिड्यूस करने पे बहुत ही हाई लेवल पे रैपिड वे में एक्सेलरेट करना पड़ेगा, तेज़ी से काम करना पड़ेगा। और ग्रामीण भारत में जब आप डेवलपमेंट की बात करते हो तो इसका संबंध केवल एग्रीकल्चर से नहीं है। एग्रीकल्चर के अलावा और भी सेक्टरों से, जैसे एमएसएमई हो सकता है, माइक्रो स्केल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, कॉटेज इंडस्ट्रीज हो सकती है। ओके? तो उनको भी सपोर्ट दिया जाए, काम के अवसर वहीं पे लोगों को माइग्रेट करने की ज़रूरत ही ना हो। अच्छे एम्स जैसे हॉस्पिटल्स वहाँ पे भी बनाए जाएँ। जैसे अभी आज भी इनफैक्ट कल की ही न्यूज़ है कि माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने अभी कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में एक एम्स का उद्घाटन किया और उन्होंने कहा है कि आने वाले अगले 1 डेढ़ महीने में पूरे देश भर में 5 और इस तरीके की एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जैसे हॉस्पिटल्स को बनाया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। तो जितने ज़्यादा एम्स जैसे हॉस्पिटल्स होंगे उतना ही जो हेल्थ मेडिकल एक्सपेंडिचर होता है पुअर पॉपुलेशन का वो कम हो जाएगा, राइट? उनको अच्छा इलाज, अच्छा ट्रीटमेंट मिल पाएगा फ्री में, एम्स जैसे ऑर्गेनाइजेशन जैसे हॉस्पिटल्स की मदद से। तो हमें इसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। एंड कैपिटलाइजिंग द ग्रोइंग कनेक्टिविटी बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरिया। रूरल और अर्बन एरिया को कंप्लीटली हम सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि वो डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। जैसे अर्बन एरिया में जो मैन्युफैक्चरिंग आप करते हो उसकी रॉ मटेरियल कहाँ बनती है? रूरल एरिया में बनता है, राइट? तो हमें सही दिशा में कैपिटलाइज करने की जरूरत है कनेक्टिविटी को, राइट, बिटवीन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। एग्रीकल्चर तो है ही प्राइमरी सेक्टर, लेकिन सेकेंडरी सेक्टर जिसमें इंडस्ट्रीज आते हैं और सर्विसेज सेक्टर जैसे जो टर्सरी सेक्टर का पार्ट है, इन सभी को आपस में इंटरलिंक करके काम करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर को भी बढ़ाना है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी खोलने हैं और सर्विसेज जैसे ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग सर्विसेज, ये भी अपने को प्रोवाइड करना है। और बेहतर जॉब्स बनाने के लिए और नए जॉब्स के नए अवसर ओपन करने की ज़रूरत है। ऐसी अपॉर्च्युनिटी हमें बनानी होंगी जिसमें और नए जॉब क्रिएट किए जा सकते हैं। इस वजह से आप देखोगे कि सिविल सर्विसेज में भी सरकार बहुत सारे रिफॉर्म्स ला रही है और सिविल सर्विसेज को ऐसे ट्रेन किया जा रहा है जैसे कि बिज़नेस कम्युनिटी को ट्रेन किया जाता है। ओके? तो बिज़नेसमैन क्या होता है कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। स्टार्टअप वाले क्या होते हैं, एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर के आते हैं जो यूनिक है, जो अभी तक मार्केट में है ही नहीं। तो ऐसा हमारे सिविल सर्वेंट को भी अगर इनोवेटिव बनाया जाए, तो वो भी काफ़ी बढ़िया एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं, एमएसएमई सेक्टर को सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए भारत सरकार ने कर्मयोगी मिशन को लॉन्च किया है। कर्मयोगी सिविल सर्विस को बोलते हैं, राइट? तो कर्मयोगी मिशन का पर्पज़ यही है कि हमारे नए आईएएस ऑफिसर्स को इस तरीके से ट्रेन किया जाए कि वो असली में भारत की सेवा कर पाएँ।
और इसके साथ-साथ विमेन शेड्यूल्ड ट्राइबल कम्युनिटी उनको भी भरपूर मदद करनी पड़ेगी बिकॉज़ विमेन 50% पॉपुलेशन है हमारे देश में। शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी हमारी आदिवासी कम्युनिटी, हमारे आदिवासी भाई-बहन लगभग देश की 8% पॉपुलेशन है और गरीबी से जूझ रहे हैं। बिकॉज़ वो नोमैडिक टाइप के होते हैं, आज भी एंशिएंट जैसे लाइफ़स्टाइल वो जी रहे होते हैं, मेन स्ट्रीम कनेक्टिविटी है ही नहीं उनके पास। तो हमें उन तक पहुँचना पड़ेगा, भारत सरकार की स्कीम्स एंड योजनाओं का लाभ उन तक भी पहुँचाना पड़ेगा, राइट? तो इन पे स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, ओके, ऐसे ट्राइब्स जो एसटी में आते हैं, जो बहुत ही पॉवर्टी से जूझ रहे हैं, हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉवर्टी रेट उनके अंदर देखा जा रहा है, उनको और हेल्प देने की ज़रूरत है, एम्पावर करने की ज़रूरत है, उनको हमने रिजर्वेशन भी दिया हुआ है, ओके। नेक्स्ट, इंप्रूविंग ह्यूमन डेवलपमेंट आउटकम्स और अल्टीमेटली ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट विकसित किया जाए। ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब है अंडर न्यूट्रिशन है तो खत्म करो, न्यूट्रिशन दो उसको, राइट? ओपन डेफिकेशन जैसी चीज़ों का हमने स्वच्छ भारत अभियान, ओके, इसके अंदर हमने उनको टॉयलेट्स बनवा के दी। बेटर हेल्थ, सैनिटेशन और एजुकेशन की मदद से उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। ओवरऑल डेवलपमेंट होगा तो अच्छे वो ह्यूमन कैपिटल बन पाएँगे। और यूनिवर्सल बेसिक इनकम लेके चलना पड़ेगा, रोटी, कपड़ा, मकान, ये डेफिनिशन कब तक चलाते रहेंगे हम लोग? तो एक यूनिवर्सल लेवल पे एक बेसिक इनकम इंश्योर की जाए डिग्निटी पूर्ण, गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए, ओके? इज्जत से ज़िंदगी गुज़र-बसर करने के लिए। उनको जो भी नेसेसिटी की ज़रूरत हो, तो हमें उस लेवल की इनकम जनरेट करने के बारे में सोचना पड़ेगा। उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करनी पड़ेगी, स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा अपने स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स का, तब जाके पॉवर्टी को हम एलिविएट कर पाएँगे। तो यहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा चैप्टर खत्म होता है। ये लास्ट 1 पेज में कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ फिगर्स हैं, फैक्ट्स, फिगर्स। ये डेटा है, सिंपली बड़े छोटे-छोटे डेटा, कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आप इन्हें ज़रूर कवर करें। मैं आपको बता देता हूँ, बड़ी 2-3 मिनट का काम है। ऐसी कंट्री जिसमें सबसे ज़्यादा पुअर पॉपुलेशन है, ये नाइजीरिया है। नाइजीरिया में 87 मिलियन से भी ज़्यादा पुअर पॉपुलेशन है। नाइजीरिया अफ्रीका में है, ओके? और नाइजीरिया अभी टेररिस्ट अफेक्टेड एरिया, वहाँ पे टेररिस्ट शासन करते हैं, ओके? इंडिया में गरीब लोगों की पॉपुलेशन 73 मिलियन है। ये डेटा बिफोर कोविड-19 पैंडेमिक का है। कोविड-19 को अगर ऐड ऑन कर दिया जाए तो ये नंबर और भी बढ़ जाएगा अनफॉर्च्यूनेटली। क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि कोविड-19 की वजह से एशिया में, पूरे एशिया में 20% पॉपुलेशन जो पिछले 20 सालों में गरीबी से निकल के बाहर आए थे, वो वापस से गरीबी में ही चले गए, क्योंकि उनकी जॉब चली गई, राइट? पुअर पॉपुलेशन इंडिया में 2011 के सेंसस के हिसाब से कितनी है? 21.9%, ऑलमोस्ट 22%, ओके? बट एक्चुअल में ये डेटा बहुत हाई है। हमारे इंडिया में ऐसी कौन-सी स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा गरीब हैं? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, बिहार, ये कुछ स्टेट्स हैं जिनको बीमारू स्टेट्स बोला जाता है, बीमारू। बीमारी का मतलब एक टेक्निकल टर्म है जो मैं आपको गवर्नेंस में सिखाऊँगा, क्योंकि इसके पीछे पूरा कॉन्सेप्ट है। तो ये क्योंकि यहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है, इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से ये चीज़ें हैं। ऐसी स्टेट जहाँ पे सबसे कम पुअर है, गोवा। गोवा में बहुत ही कम पुअर है क्योंकि ये ज़्यादातर अर्बनाइज़्ड ही है, ओके? और शुरू से काफ़ी डेवलप्ड रहा है। तो इस Yeah, पर Goa is also the one of the richest state in India on per capita basis. एग्ज़ैक्टली। ऐसी यूनियन टेरिटरी कौन-सी है? ऐसी केंद्र शासित प्रदेश कौन-सी है जहाँ पे लार्जेस्ट पुअर पॉपुलेशन है? दादर एंड नागर हवेली। महाराष्ट्र के पास में ही, गुजरात और महाराष्ट्र के पास में दादर एंड नागर हवेली नाम का, समझे? ये आइलैंड्स है बेसिकली, ये यूटी है हमारी, यूनियन टेरिटरी। 2 तरह की हमारे पास टेरिटरी है, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी। स्टेट्स जहाँ पे खुद की अपनी गवर्नमेंट होती है, और यूनियन टेरिटरी जो इनडायरेक्टली हमारे प्रेज़िडेंट के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है। और ऐसी यूटी कौन-सी है जहाँ पे सबसे कम पॉपुलेशन है? तो अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, यहाँ पे सबसे कम पुअर पॉपुलेशन। ये फैक्ट्स है, पता होना चाहिए आपको प्रीलिम्स के लिए। स्लम्स में रहने वाली आबादी 93 मिलियन है 2011 की जनगणना के अनुसार, और प्रणब सेन कमेटी भारत सरकार ने बनाई थी। तो 93 मिलियन पॉपुलेशन, माय गॉड, 93 मिलियन पॉपुलेशन, ओके? ये लगभग 9 करोड़ के आसपास का ये डेटा बनेगा, और ये आज भी स्लम में रह रही है। जैसे धारावी वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्लम एरिया है, वर्ल्ड का। कहाँ है ये? अनफॉर्च्यूनेटली मुंबई में, राइट? मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है। उसके हार्ट ऑफ मुंबई में ये पाया जाता है। नेक्स्ट, 2017 में ओबीसी के अंदर सब कैटेगराइजेशन करने के लिए भारत सरकार ने कमिटी बनाया था जिसका नाम है जी रोहिणी कमेटी।
तो देखो ओबीसी के अंदर क्या होता है, अदर बैकवर्ड कम्युनिटी, कि ओबीसी के अंदर यूजुअली कि कुछ लोगों को रिजर्वेशन का लाभ मिला और वो अब अमीर हो गए हैं, उनकी इनकम बहुत अच्छी हो गई है। तो अब उनको रिजर्वेशन का लाभ क्यों मिले? रिजर्वेशन का लाभ तो उसको मिलना चाहिए ना जो वाकई गरीबी से जूझ रहा हो। तो इसके लिए उनके अंदर सब कैटेगरी रखी गई है। तो आप देखोगे ये जो कैटेगरी है रिजर्वेशन की ओबीसी, उसमें 2 लेयर होता है। एक होता है क्रीमी लेयर और एक होता है नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर का मतलब है कि वो पहले वो बैकवर्ड थे इकोनॉमिकली एंड सोशली, लेकिन अब वो एम्पावर्ड हो चुके हैं, राइट? तो ये जी रोहिणी कमेटी थी और अभी इस साल भारत सरकार एससी और एसटी कम्युनिटी के अंदर भी सब कैटेगराइजेशन करने की बात कर रही है। मतलब जिन लोगों को लाभ मिल चुका है रिजर्वेशन का, अब वो अमीर हो चुकी है, अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, इनकम बहुत बढ़िया है उनको, तो उनको रिजर्वेशन का लाभ उनको क्यों मिले? ये उनको मिलना चाहिए ना जो वाकई हकदार हो, जो वाकई डिजर्व करते हैं। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स भी पब्लिश करता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो ये इंडेक्स का नाम है, इसको हम अलग से कवर करेंगे रिपोर्ट्स में भी। और लास्ट फैक्ट है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये 15-15 सालों के लिए एवरी 15 ईयर्स पर यूएन अपने गोल्स लेकर के आता है। तो 2000 से 2015 तक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे। अब 2016 से 2030 तक ये 15 सालों के लिए यूएन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रखे। तो ये मदद कौन चलाता है? यूएन चलाता है। क्यों चलाता है? सो दैट सोशली और इकोनॉमिक लेवल पे हम तरक्की कर सकें, गरीबी को खत्म किया जा सके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स और मेंस में हर साल यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। ओके, तो आप इन्हें बहुत अच्छे से प्लीज़ रिवाइज़ कीजिए। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप दोबारा से ज़रूर देखें, आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ओके, और इसके संबंध में किसी भी तरीके का आपका डाउट हो, आपको पीडीएफ रिवाइज़ करने के बाद फिर भी आपका डाउट्स रह जाता है, तो वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो, थैंक यू।